हेलो। एएमएल की वीडियो। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स की स्लाइड्स मैंने अभी नहीं बनाई, उसका मैं पार्ट 2 अपलोड कर लूँगा सुबह तक। तो होपफुली इतना मसला नहीं होगा इस पार्ट से। ये जो दो मेजर टॉपिक हैं, ये मैं चाह रहा था कि मैं एक ब्रेक लेके कवर करूं। तो तब तक मैंने जो यहाँ पे 100 स्लाइड्स डिसीजन ट्रीज और ensemble मेथड्स पे बना लिया। मैंने कहा कि एवी ये इंतज़ार करती रहेंगी जब तक ये नहीं बनती, तो इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ। तो इस तरह से मेरा ख्याल है बेहतर लॉजिकल तरीके से वो सब डिवाइड भी हो जाएगा, तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। तो सब शुरू करते हैं फिर। डिसीजन ट्रीज। डिसीजन ट्रीज इसेंशली सिर्फ और सिर्फ इफ़ एल्स है, ठीक है। आपने डिसीजन ट्रीज खुद इंप्लीमेंट किए हुए हैं, आपने काफ़ी बार कुछ होंगे ऐसे केसेस जिसके अंदर ओ अगर ये है तो ये बिहेवियर करना है, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसे करना है। तो इस तरह की चीज़ें आपने की हुई हैं, ठीक है। चाहे आपने वैल्यू रिटर्न करने के लिए किसी फंक्शन के अंदर की हो या कोई बिहेवियर डिसाइड करने के लिए की हो, आपने सारा कुछ किया हुआ है। बस डिसीजन ट्री उसी चीज़ को ना एक विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वरना है कुछ भी नहीं डिसीजन ट्री, वो यही है, इफ एल्स है। तो बेसिकली लोगों ने एक वक्त में फ्लो चार्ट बनाते हुए नोट किया, यार ये तो एक ट्री सा बन गया, इसको हम एक डिसीजन ट्री कह सकते हैं। और पहले ये सारा कुछ मैन्युअली होता था, ठीक है। मतलब आप सारा देखते थे, हर पॉसिबल सिनेरियो, और उसके ऊपर फिट करते थे, और आप उसको फिर सिंप्लीफाई करके इस तरह से एक एंड और करके भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में सिंपल करके भी लिख सकता था। तो अगर आपके पास एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर आप पूरा डेटा सेट देखोगे, उसके अंदर सारे सिनेरियोज देखोगे, उसके लिए इफ एल्स बनाओगे, और उसी को फिर एंड और वगैरह करके आप जो सारी ब्रांचेस हैं उनके लिए ये डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म या फिर ये लॉजिकल नोटेशन में लिख सकता था। तो ये काफ़ी तेज़ था, मतलब आपको पता है ये बस एक एक्सप्रेशन ही वैल्यूएट होना है ना, एंड और फिर एक वैल्यू हो गई है। तो ये तो क्या लगनी है, कोई दो तीन क्लॉक साइकिल्स रखनी है। तो ईजी सीन है इसका। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया था हमारे लिए। अब लेकिन ये प्रोसेस शुरू में बड़ी मैनुअल थी, मतलब आपको खुद देखना पड़ता था सारा डेटा सेट। आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर आपको पता ही है कुछ ट्रेनिंग एल्गोरिथम्स आ गए, ID3 वगैरह। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और बातें हैं कि इस ये वेट्स वगैरह के ऊपर तो हम देखते रहेंगे, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि डिसीजन ट्री कब यूज़ करना है, न्यूरल नेट कब यूज़ करना है, कि नियरेस्ट नेबर्स कब यूज़ करना है। तो डिसीजन ट्री के पास कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपके लिनियर रिग्रेशन वगैरह के पास नहीं थे। वो ये है कि ये जो है ना, इस तरह की कॉम्प्लेक्स किस्म की डिसीजन बाउंड्रीज को भी मॉडल कर सकता है। ये साथ रैंडम फॉरेस्ट बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे डिसीजन ट्री है। रैंडम फॉरेस्ट से भी हम बाद में डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैंने कहा कि अगर हम डिसीजन बाउंड्रीज की बात कर ही रहे हैं तो आपको नज़र भी आ जाए, क्योंकि मुझे इस फोटो में नज़र आया था तो मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था कि वैसे तो रैंडम फॉरेस्ट एक वेरिएंस रिडक्शन टेक्निक में आता है, लेकिन दिखने में वो थोड़ा ज़्यादा जैगेड, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वेरिएंस से, उसको थोड़ा सा वायलेट कर रहा था, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा था। खैर, वेरिएंट्स की डिटेल में अभी हम बाद में जाएंगे जब हम ensemble मेथड्स कर रहे होंगे। अभी के लिए बस यही है कि ये ना इस तरह से ब्लॉक्स के अंदर के इफ़ x इज़ लेस देन 0 एंड y इज़ लेस देन 0.1, तो उसने ये वाला ब्लॉक कह दिया है। उसके बाद इफ़ x इज़ ग्रेटर देन सम 0.2 एंड y इज़ ग्रेटर देन समथिंग, तो उस केस में ये वाला कह दिया। इस तरह से ना आप इसको इफ़ एल्स की तरह कह सकते हो कि इन्होंने बस लाइक हार्ड कोडेड सा हैंडल किया हुआ है। बट ऑब्वियसली इसको अब ऑटोमेट करने के तरीके हैं, तो उनको देखने से पहले एक चीज़ ये है कि इसकी डिसीजन बाउंड्री, हाँ आप इस तरह से मॉडल तो कर सकते हो, तकरीबन कोई भी आपके पास कोई इस तरह की भी हो जो फिट ना आ रही हो, आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। लेकिन बेसिकली ये ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको सिर्फ तब देगा अगर आपकी डिसीजन बाउंड्री एक्सीज अलाइंड होएगी, मतलब आपकी किसी फीचर के साथ अलाइंड होएगी। मतलब अगर इस तरह से डायगोनल फंक्शन लाइन बन रही हो, तो उसको फिर हम मॉडल करने में थोड़ा सा नाकाम रहेंगे। थोड़े से आपको या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर आप ये डब्बे और छोटे बनाते जाओगे और छोटे बनाते जाओगे, या फिर इस तरह से पैचेस रह जाएंगे जिसके अंदर आप गलत कह रहे होगे। तो ये कुछ मसले हैं इसके। तो ये वही चीज़ 3D में की हुई है, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपकी दो दो ही फीचर्स हों, आपकी जितनी फीचर्स होंगी उतने एक्सीज होंगे, तो उन एक्सीज के साथ अलाइंड होना चाहिए। तो इस तरह से ब्लॉक्स बना के आप कर सकते हो मॉडल। तो ये होगी डिसीजन बाउंड्री की बात। तो ये वही बात है कि जब आपकी एक्सिस अलाइन नहीं होता तो ये थोड़ा सा बिल्कुल ही पागल हो जाता है, जो आपके ऑटोमेटिक वाले तरीके हैं, जो आप मैनुअल भी करोगे तो भी ठीक है। अब इसकी जो लिमिटेशन है, एक तो बात होगी डिसीजन बाउंड्री, दूसरी है कि ओवरफिट बड़ा कर जाता है। मतलब कोई एक पॉइंट को हैंडल करने के लिए कोई नॉइस पॉइंट भी हो सकता है, ये इफ़ करके आगे चलता जाएगा।
तो हो सकता है कि वो इतना मैटर भी ना करता हो, मतलब जनरलाइजेबिलिटी के लिए। तो ये एक बुरी चीज़ है। तो जितना आपके ट्री की डेप्थ नीचे को होती जाती है ना, हम कहते हैं ये थोड़ा ज़्यादा ओवरफिट होने की तरफ जा रहा है प्रॉब्ली, क्योंकि आप अब अपने मॉडल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो, जबकि हम चाहते हैं कि एक मतलब मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स मॉडल हो जो इतना भी ज़्यादा ना हो। तो वही वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ वाली बात हम आगे डिटेल में करेंगे। लेकिन खैर इसके अंदर ये मसले तो हैं, ये जो भी हमने बात की, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि तेज़ बहुत होता है ट्रेनिंग में भी और रन टाइम में भी, जब इनसे आपने कुछ प्रिडिक्ट करवाना है। उसके अलावा स्टोरेज एफिशिएंट भी है। इसके अंदर आपने बस क्या करना है, जैसे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स है वही आप बेसिकली रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, आप कुछ और नहीं स्टोर कर रहे। मतलब नाइव बेस वगैरह के अंदर तो हमें पूरा टेबल करना पड़ता था ना, और न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह के अंदर आपको वेट्स वगैरह की मैट्रिसेस के लिए आपको जगह रखनी पड़ती थी। तो इसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स लिख दिए और बस आपका ट्री में स्टोर करना और कुछ भी स्टोर नहीं करना। तो और ये एक्सप्लेनेबल भी है, आप देख सकते हो कि अच्छा किस बेसिस के ऊपर क्या डिसीजन लिया जा रहा है, कैसे लिया जा रहा है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं। कुछ और फ़ायदे ये हैं कि हमें पिछले वालों के अंदर सबके अंदर प्री प्रोसेसिंग वगैरह करनी पड़ी थी ग्रेडियंट डिसेंट की बारी, कि ओ ये वरना ट्रफ में फंस जाता है, मिन मैक्स स्केलिंग करनी पड़ती है। कभी कभी हम जी स्केलर, वो जी स्कोर स्टैंडर्ड स्केलर लगाते हैं। तो इसके अंदर उस तरह की कोई खपाई नहीं है, ये आउट ऑफ द बॉक्स, इसके अंदर कोई प्री प्रोसेसिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती। कर लो तो कभी कभी अच्छा भी रहता है, वो डिपेंड करता है कि प्री प्रोसेसिंग किस किस्म की बात हो रही है। लेकिन वो जो नंबर्स को की रेंज वगैरह एडजस्ट करनी पड़ती है वो इसमें नहीं करनी पड़ती। तो ट्रेनिंग एल्गोरिदम्स कम विद ऑटोमेटिक फीचर सिलेक्शन। तो अगर कोई चीज़ इरेलीवेंट है तो उसको देखेंगे नहीं, मतलब जैसे कि इन एग्जांपल्स में नहीं, लेकिन आपको आगे समझ आ ही जाएगी। तो अब ये हमें यूज़फुल लगते थे मॉडल्स, इसीलिए हमने कुछ चीज़ें लाए, प्री प्रूनिंग, पोस्ट प्रूनिंग, बैगिंग। ये अगेन डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो सबसे पहले और जो सबसे पुराना मॉडल, जो सबसे पुराना तो नहीं वैसे, लेकिन सबसे इन्फ्लुएंशियल जो मॉडल था वो था ID3, जिसका पूरा नाम अगर आप एमी जानना चाह रहे हो तो वो इटरेटिव डाइकोटमाइजर है। तो ये जो है एक सिंपल फास्ट तरीका है, और ये काफ़ी इंट्यूटिव है। मतलब जिस तरह से आप सोचते हो ना कि यार मैंने अगर करना होता ये मैन्युअली, इसने बेसिकली उसी चीज़ को ट्रांसलेट किया हुआ है कोड के अंदर। तो अगर मुझे कोई बंदा डेटा सेट पकड़ा दे ये और मुझे कि यार इसका कोई ट्री बना के दो, मैं जो चीज़ें करूँगा ना ये भी तकरीबन उसी तरह से करेगा। तो देखते हैं इसका कोर आइडिया वगैरह क्या है। लेकिन इसके अंदर एक लिमिटेशन है, वो पहले बात कर लेते हैं। ये कभी भी न्यूमेरिकल डेटा का इस्तेमाल नहीं करता। न्यूमेरिकल डेटा आएगा भी नहीं, ये उसको इग्नोर कर देगा। आपका अगर एक कॉलम है न्यूमेरिकल, उसको वो कैटेगोरिकल की तरह ट्रीट कर देगा या फिर कंप्लीटली नेगलेक्ट कर देगा। ठीक है, वो आपको बताना पड़ता है ऑब्वियसली, वो खुद ही से थोड़ी कर सकता। तो और इसकी ये भी एक लिमिटेशन है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है, रिग्रेशन नहीं कर सकते आप इसके साथ। तो ये कुछ बातें हैं। अब ये जो है, अगर आपको कोई बंदा कि यार ये डेटा सेट है, मुझे इसके लिए ना ट्री बना के दो, तो आप क्या करो? मैं पर्सनली ये देखूंगा कि पहले मैं एक कॉलम देखूंगा और देखूंगा कि अच्छा क्या स्टूडेंट यस जब है, क्या गे होने के चांसेस ज़्यादा हैं या नहीं है, या फिर इनकम जब हाई है तो ज़्यादा होने के चांसेस है या नहीं। मैं इस तरह से देखता देखता जाऊंगा और उसकी बेसिस के ऊपर जो मुझे लगेगा कि सबसे ज़्यादा डिवीजन लाएगा, उस तरह से स्प्लिट कर दूंगा। तो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से करता है और ये ग्रीडी अप्रोच है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑप्टिमल साइज़ का ट्री देगा, हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा ट्री बना के दे दो। तो वो करता यही है कि हर स्टेप के ऊपर ना आपके तमाम पॉसिबल स्प्लिट्स को इवेल्युएट करता है कि अगर मैं स्प्लिट बाय स्टूडेंट करूँ, स्प्लिट बाय इनकम करूँ या स्प्लिट बाय CR या एज करूँ, मुझे किससे ज़्यादा डिवीजन मिल रही है। अब इस डिवीजन को फॉर्मली कहा जाता है कि प्योरिटी किससे मिल रही है। तो ये अगर मैं दिखाऊं आपके पास, एग्जांपल ये दिखाई जाती है कि आपके पास अगर एक नोड है ट्री का, इस वक्त तो आप रूट पे हो, अभी आपने कोई स्प्लिट नहीं किया, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हो स्टूडेंट यस या नो, ठीक है, तो ये यस वाली ब्रांच के अंदर अब एक सबसेट होएगा इन रोज का जिसके अंदर सारों की वैल्यू यस है, और ये वाली जो रोज हैं ये कट जाएंगे, खाली ये टेबल होगा आपके पास। तो इसके अंदर अगर हम आउटकम्स देखें तो मोस्टली यस है, और इसके अंदर देखें तो थोड़ी फिर भी 50-50 है, लेकिन ये एक अच्छी, हमने कुछ डिसेंट प्रोग्रेस की है इसके साथ। अब अगर मैं इनकम को इसी तरह से देखूंगा, खाली मैं हाई इनकम वालों को देखूंगा, तो यहाँ पे हाई इनकम वाला येस है, यहाँ हाई इनकम वाला येस है, यहाँ पे नो है। और अगर मैं मीडियम वाले के लिए देखूँ, क्योंकि अगर आप इनकम से करोगे तो फिर आपके 3 चिल्ड्रन होंगे ना, क्योंकि 3 पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं, तो हाई, मिड और लो, ठीक है।
तो हाई वाले के अंदर हमने देखा है कि इट्स लाइक तीन पॉजिटिव में तीन में से दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है। इसी तरह से जो क्या नाम है लो है, उसके अंदर आप देख सकते हो 1 2 3 4, इनमें से 3 यस हैं और यही है लो इस टेबल के अंदर। तो लो के अंदर आपके पास प्लस 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 माइनस इस तरह से हो जाएगा। और ये लो इसी तरह से मीडियम के लिए हम देख लेते हैं। मीडियम के लिए आप देखो तो 1 2 3 4 5 ये 50-50 लग रहा है काइंड। तो ये लाइक मोर और लेस 50-50 है, ठीक है। कुछ इस तरह से हो रहा है। तो ये उतना अच्छा स्प्लिट नहीं है जितना स्टूडेंट था, क्योंकि स्टूडेंट जो था वो फिर भी थोड़ा ज़्यादा डिवाइसिव था। तो अगर मैं ये कर रहा होता मैन्युअली तो मैं भी इसी को देखता। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा फॉर्मलाइज करने के लिए ना ये प्योरिटी ऑफ अ लीफ जो बात है, प्योरिटी यही है ना कि आपके पास कितने सेम है। उसको मेजर करने के लिए एक फंक्शन है एंट्रोपी। तो आप इसको काफ़ी बार एच से लिखा देखोगे, कभी पूरा एंट्रोपी लिखा होगा। मैंने आगे बहुत ज़्यादा ये फंक्शन यूज़ करना है कैलकुलेशंस के अंदर, इसलिए मैंने एच वाला सिंबल यूज़ करने की चॉइस ली है। लेकिन आप एंट्रोपी भी लिख सकते हो इसकी जगह यहाँ पे इस तरह से करके। तो ये एक ही बात है, ठीक है। हाँ, ये लो यहाँ पर था। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझ लें अगर हम, तो ये बेसिकली ये कर ये रहा कि इसको हम बांट देते हैं। अगर आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है ना, तो ये सिर्फ इसके अंदर दो टर्म्स होंगे, ये सिग्मा को भूल जाओ। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव लॉग बेस 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव माइनस पी माइनस और लॉग पी माइनस इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस और मैं ब्रैकेट्स में लिख दूँ माइनस लॉग पी प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह मैं ये भी कर सकता हूँ। तो अगर आप इसको अब देखो ना, तो हम इसको थोड़ा सा और अब समझने की कोशिश करते हैं। ये लॉग प्रोबेबिलिटी माइनस वगैरह ये कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहा है? तो अब कभी भी आपको अगर कोई लॉग बेस 2 प्रोबेबिलिटी या इस तरह से कुछ नज़र आए ना, जब भी आपको कभी लॉग प्रोबेबिलिटी नज़र आए, उसके साथ यूजुअली माइनस लगा होता है। तो इस ये है क्या? ये बेसिकली है सरप्राइज, और ये लाइक एक पूरी फील्ड है इंफॉर्मेशन थ्योरी की, उसके अंदर ही सारी चीज़ें स्टैब्लिश हुई थी। तो ये बेसिकली सरप्राइज है, ठीक है। सरप्राइज ऑफ पी। अब ये क्वांटिफाई क्या कर रहा है? ये क्वांटिफाई ये कर रहा है कि अगर मैं आपको कहता हूँ कि कल 20% चांस है बारिश होने का, ठीक है, ये बादल है, ये बारिश हो रही है और एक्चुअली बारिश हो जाती है। हाउ सरप्राइजिंग इज दैट? इसको क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं हम। मतलब अगर हमें पता है कि ये चांस है, प्लस हमें पता है कि इट हैपेंड, तो इससे हमें कितनी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें हम कितना सरप्राइज हो रहे हैं इससे। इसको क्वांटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला है माइनस लॉग पी। तो जब भी आप इस तरह से देखो क्रॉस एंट्रोपी लॉस के फॉर्मूले में इसके अंदर देखो, इसका ये मतलब होता है। तो ये जो है ना, ये जब नेगेटिव वाला इवेंट होता है तो आप नेगेटिव के लिए कितने सरप्राइज्ड हो, और जब आप पॉजिटिव वाला इवेंट होता है तब आप पॉजिटिव वाले के लिए कितने सरप्राइज्ड हो। तो ये बेसिकली पता है क्या है? ये एवरेज सरप्राइज है। तो ऑन एवरेज आप कितना सरप्राइज हो रहे हो, ठीक है। मतलब अगर आपका मेंटल मॉडल दुनिया का सही होगा तो आप कम सरप्राइज हो गए ना। तो अब इसको थोड़ा सा हम इसके अंदर कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं। अगर हमें पता है कि हमेशा 100% चांस है पॉजिटिव होने का, तो आपके पास कुछ सरप्राइज होने के लिए बचा ही नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लॉग ऑफ 1 किसी भी बेस के साथ हो तो वो 0 बन जाता है। तो और ये फिर 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग हो जाएगा। तो ये एंड पे आपके पास 0 ही आंसर आता है। तो देयर इज 0 एवरेज सरप्राइज। लेकिन अगर 50% हो तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। आप तब हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार कुछ हुआ है काम का। 50-50 था, तो अगर कुछ हुआ तो इट्स मोर मीनिंगफुल। तो ये बेसिकली इस तरह से ये फॉर्मूला बना था। तो और जब 50-50 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब अगर हम पुट करके देख लें, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, लॉग एक सेकेंड, लॉग ऑफ 0.5 बेस 2
दोनों के अंदर बेस 2 होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी अगर 0.5 और यहाँ पे भी 0.5 है, ये दोनों ये भी 0.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट्स लाइक 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 बार ऐड हो रहा है फिर बाद में जाके। अब मैं माइनस का सिंबल ही डाल रहा हूँ, वो बाद में डाल लेंगे, चलो -2 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जब 50-50 होता है तो आपका सरप्राइज मैक्सिमम होता है, ठीक है, क्योंकि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता, इट्स बेसिकली रैंडम चांस, तो कुछ भी हो जाए तो मीनिंगफुल है। जबकि अगर आपको पता है कि 100% यही चांस है तो कुछ सरप्राइज होने वाली बात नहीं। तो एंट्रोपी यहाँ से आती है और ये बेसिकली ये मेजर कर रही है। तो हम अब इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम ये देखेंगे कि कोई भी इस वक्त करंट स्टेट है ना, इसके अंदर से अगर कोई बंदा गे हो मैं कितना सरप्राइज हूँगा, या अगर कोई बंदा गे नहीं है तो मैं कितना सरप्राइज हूँगा, ठीक है। तो गोटेड। अब इसी तरह से आगे है गेन। गेन बेसिकली आपको कंपैरिजन करने देता है अपनी करंट स्टेट का एक फ्यूचर स्टेट के साथ। तो जब भी आप किसी एट्रीब्यूट के साथ स्प्लिट करते हो तो ऑब्वियसली आपके जितने उस एट्रीब्यूट की पॉसिबल वैल्यूज हैं उतने स्प्लिट्स बनेंगे। तो ये बेसिकली ये कर रहा है कि ये उसकी वेटेड एवरेज कर रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ वी बेसिकली आपको बता रहा है। इस एग्जांपल के अंदर अगर हम बात करें, अगर हम इनकम के एग्जांपल ले लें, तो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ इनकम के बारे में, तो अगर हाई है इनकम इस तरह से, और अगर मीडियम है इनकम, और अगर लो है इनकम इस तरह से, तो ठीक है। अब अगर हम इससे वापस आए तो गेन हमें क्या बता रहे हैं, हमें बेसिकली गेन ये बता रहा है कि इस बबल की जो भी एंट्रोपी है, ठीक है, एच ऑफ एस सबस्क्रिप्ट एच, क्योंकि हाई था, एच ऑफ एस सबस्क्रिप्ट एम, ठीक है, और एच ऑफ एस सबस्क्रिप्ट एल, इसके अंदर की पॉपुलेशन के लिहाज से करके दे रहा है। तो अगर इसके अंदर खाली एक सैंपल है, इसके अंदर 5 हैं, इसके अंदर 4 हैं, तो वो इसको ज़्यादा वेट दे रहा है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। तो वो बबल्स के अंदर कितने सैंपल्स हैं वो भी देख रहा है, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके दे रहा है प्रोबेबिलिटी के कोई सैंपल इनकम में से मीडियम का होगा, मतलब 5/10, ठीक है, क्योंकि 10 टोटल सैंपल्स थे, तो 50% से मल्टीप्लाई कर देगा आपकी इसको। तो ये एक वेटेड एवरेज है, ये जो दूसरी टर्म है ना, ये वेटेड एवरेज है आपके सारे नोड्स की, जो आपके चाइल्ड नोड्स बन रहे हैं उनकी एंट्रोपी का, ठीक है। और उसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ये आप इसको कह सकते हो कि आपकी एग्रीगेट एंट्रोपी है इन नोड्स के लिए, ठीक है। अब इस एग्रीगेट एंट्रोपी को ओरिजिनल एंट्रोपी के साथ माइनस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी ज़्यादा मजीद इंफॉर्मेशन यहाँ पे, इधर कितना ज़्यादा सरप्राइजल था इसकी निस्बत। तो अगर आपके पास यहाँ पे ज़्यादा सरप्राइज था, मतलब ज़्यादा एंट्रोपी थी, तो अगर आपके पास h इक्वल्स 0.7 था और इस डिसीजन के बाद आपके पास एंट्रोपी 0.6 होगी एग्रीगेट, तो अब आप बेसिकली बेहतर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, क्योंकि अब सरप्राइज कम हो रहे हो आप, मतलब आपको पता है कि यार इसमें से मैं जो उठाऊंगा वो यही होगा। और अगर आपको 0 मिल जाता है सरप्राइज, तो इसका मतलब है एक परफेक्ट सोल्यूशन पे आ गए हो, जिसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर हमेशा येस होगा, इसके अंदर हमेशा येस होगा, इसके अंदर हमेशा नो होगा, और वट, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो इसकी थोड़ी सी थी थ्योरी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में खाली न्यूमेरिकल सवाल नहीं आ रहे, न्यूमेरिकल आएगा भी ना तो इतना लंबा नहीं आएगा, क्योंकि दे नो के ये एल्गोरिथम बड़े गंदे से हैं, रिपीटेटिव से हैं, तो लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करते हैं। तो फंडामेंटल जो इसका काम है ना वो यही है कि आप सबसे पहले देखते हो आपके पास करंट डेटा सेट आया है, आप उस डेटा सेट के अंदर देखते हो क्या इन सब की कैटेगरी एक ही है, क्या मतलब क्या सारे गए हैं और वट एवर, या क्या सारे नॉट गए हैं। उसकी बेसिस के ऊपर ना आपने देख लिया कि अगर ये प्योर है तो इधर ही रुक जाओ, ठीक है, मतलब मुझे पता है कि अब इसके ऊपर मैं कंक्लूजन ला सकता हूँ येस, तो ये तो मेरी कंक्लूजन में नोट बन गई ना। लेकिन अगर मैं इसके अंदर मिक्स्ड सैंपल्स हैं, लेकिन कुछ 5+ हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो मैं ये करूँगा, मैं इसको स्प्लिट करूँगा ताकि, और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपना सरप्राइज कम करूँ, इस तरह से कर दूँ, ठीक है। तो और ये रिपीट होता जाएगा, अगर इसके अंदर कुछ नेगेटिव सैंपल्स रह गए हैं तो अब इसके अंदर फिर ये स्प्लिट करने की कोशिश करेगा, और ये करता जाएगा जब तक प्योर नहीं हो जाता या फिर एट्रीब्यूट्स ही खत्म हो जाता है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स भी तो फाइनाइट ही है ना, आपके कॉलम्स ही खत्म हो गए तो आप किससे किससे स्प्लिट करोगे। तो अगर आपके पास ऐसा हो जाता है कि आपके एट्रीब्यूट्स खाली 2 थे और अभी भी यहाँ पे मिक्स सैंपल्स आ रहे हैं, तो आप एवरेज ले लोगे और उसकी बेसिस के ऊपर इसको कह दोगे कि अगर ये 2 नेगेटिव और 1 प्लस है, तो ये इसको आप कह दोगे नेगेटिव वाला टर्मिनल बना दिया हमने, और ये एक डिसीजन टर्मिनल बन गया,
या लीफ नोड बन गया, ठीक है। और इसके अंदर आप कह दो ये प्लस है, इसको कह दो ये हमेशा नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव कह दिया, तो ये आपका ट्री बन गया। तो अगर आपके पास टेबल इस तरह का था जिसके अंदर थी दो वो फीचर्स और एक आउटपुट थी, तो उसके अंदर आप ये करते कि अगर मिक्स्ड आ रहा हो एंड पे, तो ये प्योरिटी वगैरह की बात हो गई, इसकी जनरल फ्लो की बात हो गई है। अब ये सुन के थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लगता है जितना है उसकी निस्बत, क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चले गए थे, मैं थोड़ा सा ओवर एक्सप्लेन कर दिया। तो एक्चुअली इसमें कुछ है नहीं। अब हम एक सवाल करते हैं और फिर आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, और ये बस एक साइड नोट है कि ये थोड़ा सा डीएफएस की तरह काम करता है, पहले पूरी एक ब्रांच एक्सप्लोर करता है, फिर आगे को जाता है, फिर इधर को करता है लेकिन वो इतना मैटर नहीं करता, वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। हम अभी इसके कोड की बात तो कर ही नहीं रहे, हम तो बस जनरल बातें कर रहे हैं। तो ID3 जो है ये मैम की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, मैंने बस उसी को डिफरेंट फॉर्मेटिंग में की है क्योंकि उनका बजट का टी नीचे को जा रहा था और मैं ट्रिगर हो रहा था। ये बेसिकली यही है कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से आपने बताना कि क्या ये बंदा बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। आपको वेदर पता है, आपको उसका बजट पता है, आपको उसको ये भी पता है कि उसका दोस्त अवेलेबल है या नहीं, उसका मूड भी पता है। तो आप उसकी बेसिस पे प्रिडिक्टर बना रहे हो कि क्या ये बंदा बाहर जाएगा या नहीं जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, हमने क्या करना होता है, हमने सारे कॉलम्स के लिए देखना होता है कि इसमें ज़्यादा गेन मिल रहा है। अगर गेन देखना चाह रहे हैं, हमें पहले अपनी करंट स्टेट का भी तो कुछ पता होना चाहिए ना। तो हम इस करंट टेबल की स्टेट की सबसे पहले एंट्री निकालते हैं। तो एंट्री निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी। तो इसलिए सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गो निकाल रहे हैं कि क्या ये बंदा जाएगा या नहीं जाएगा। तो इस डेटा सेट के अंदर ये बैलेंस डेटा सेट है, इसलिए इसके अंदर 50-50 है, ठीक है। तो अब अगर इसकी एंट्रोपी निकालो जैसे हमने पहले बात की थी, तो ये इस तरह से निकलती है। अब इसके अंदर इतना वैसे कुछ है नहीं, मैं इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 इसलिए कर दी क्योंकि ये दोनों सेम थी। मेरा लिखने का दिल नहीं कर रहा था, जगह थोड़ी टाइट थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली आप 2 टर्म्स में करोगे तो वो भी एक ही बात है, लेकिन आंसर 1 ही आ रहा है, ठीक है, कुछ इसमें है नहीं इतना। अब हमें अपनी करंट स्टेट का पता चल गया। अब हम देखेंगे कि बकाया जो मेरे पास ऑप्शंस हैं, अब मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, बाय वेदर कर सकता हूँ, बजट कर सकता हूँ, फ्रेंड अवेलेबिलिटी कर सकता हूँ, मूड कर सकता हूँ। मैं किससे करूँ? तो मैं बारी बारी ना एवेल्युएट करता हूँ कि लेट्स से कि मैंने वेदर के साथ कर लिया, तो उसके बाद एग्रीगेट वो एंट्रोपी क्या होगी और गेन क्या होगा, ठीक है। तो अब हाँ ठीक है। अब सबसे पहले हम वेदर को इवेल्युएट कर रहे हैं, तो हमें गेन निकालना है ना, हम देखना चाह रहे हैं हमें कितना फ़ायदा होगा वेदर को चूज़ करने से। तो उसके लिए हमें निकालनी पड़ेगी हर नोड की एंट्रोपी। अब हर नोड की एंट्रोपी निकालनी है, तो सबसे पहले एक नोड सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर ये थी ना वेदर के अंदर एक सनी वाली ब्रांच जा रही है, एक रेनी वाली जा रही है, क्लाउडी वाली जा रही है, तो अब मैं खाली वो वाले सैम्पल्स के ऊपर देखूंगा एंट्रोपी जो सनी है। तो मैंने अपने डेटा सेट का कुछ हिस्सा ग्रे आउट कर दिए जो अप्लाई नहीं करता यहाँ पे, हम खाली ये ब्लैक वाली रोज को देखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर वेदर सनी है। तो अब अगर हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी क्या है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गो क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गो अभी भी 50-50 है क्योंकि 2 है 4 में से। तो अभी भी आपकी एंट्रोपी 1 है इस नोट की। लेकिन अगर हम रेनी में चले जाएं, तो हम देखेंगे कि रेनी वाले जब भी सिनेरियो है ना, तो आप कभी भी घर से नहीं निकल रहे क्योंकि बारिश हो रही है यार, ठीक है। तो आप उसको उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालते हो, उसकी एंट्रोपी निकालते हो और आपको पता चल गया कि कंप्लीटली प्योर नोड है, ठीक है। इसी तरह आप क्लाउडी के लिए निकालोगे, तो क्लाउडी के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि लाइक अच्छा मैंने यहाँ पे मेजरमेंट्स थोड़ी गलत की हुई है शायद, या पहले ये मैंने गलत देखा था, ये मैंने गलत लिखा हुआ है जो भी है, ये यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पर। ले लो ये लो, ठीक है। और इसके अंदर भी ऑब्वियसली क्योंकि प्योरिटी है, आपको पता ही है कि एंट्रोपी 0 होगा, ठीक है। तो अब आपने जब ये गेन निकालना है ना इसका वेदर का, तो आप इसको मैं प्रेस करता हूँ 0 के साथ, तो अब होगा 0.3, ठीक है। तो क्योंकि ये भी 0 होगा, आपने बस इनका वेटेड सम लेना था इनकी सारी एंट्रोपीज़ का उनकी प्रोबेबिलिटी के लिहाज से। तो हमारे पास 4 सनी के सैंपल थे यहाँ पे, इसलिए हमने 0.4 से मल्टीप्लाई किया। ये 4 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ सनी, 3 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ रेनी, और इस तरह से हम करते गए। तो एंड पे हमें पता चल गया कि ये 1 माइनस 0.3 है, यानी 0.7 का गेन हो रहा है हमें, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड डिसीजन टू मेक, सही है, कि वेदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल, जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा अगर सनी है तो हमेशा निकल रहा है,
और अगर अच्छा नहीं यहाँ पे कोई मसला था, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। हाँ मैंने 0010, अच्छा हाँ ठीक है। क्लाउडी में भी हमें हमेशा पता है और हमें रेनी में भी हमेशा पता है, और सनी के अंदर वेरिएबिलिटी थी, ठीक है। तो मैंने बस ये वैल्यू यहाँ पे गलत लिखी हुई, तो इट्स मोर लाइक दिस। होपफुली समझ आ रही होगी। ये लो, और अब फिर ये 0.6 हो जाए। अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं, कोई गलती थी। बेसिकली सनी के केस में 50-50 थे सैम्पल्स, तो इसलिए उसकी एंट्रोपी 1 है। और रेनी के अंदर आपको कंप्लीटली प्योर नोड मिल रही है, जिसके अंदर जब रेनी हमेशा गो आउट नहीं हुआ है, इसी तरह क्लाउडी के अंदर हमेशा गो आउट येस है, तो इनकी एंट्रोपी 0 होगी। तो आप इनका जब गेन के फॉर्मूले में डालोगे, तो इनके वो, जैसे मैं पहले बात करता था, प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम करते हैं, वेटेड एवरेज होती है, तो इसकी एग्रीगेट जो एंट्रोपी निकलेगी वो निकलेगी कोई लाइक 0.4, और फिर आप उसको ओरिजिनल एंट्रोपी के साथ माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 0.6 का गेन किया, ठीक है। तो विच इज़ प्रिटी गुड। अब इसी तरह से आप बजट के लिए देखोगे, तो बजट के अंदर हम देखते हैं कि सिग्मा को अगर हम एक्सपैंड करें, तो इसकी दो पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं, या तो आपका बजट हाई हो सकता है या लो हो सकता है। तो अब इन दोनों की भी एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। उसी तरह से इनकी एंट्रोपी निकाल दी कि मैंने खाली वो वाले रोज़ देखे जिसके अंदर बजट हाई है, उसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि 3 येसेस हैं और 2 नोज़ हैं। 5 सैम्पल थे टोटल, तो उसकी बेसिस के ऊपर मैंने प्रोबेबिलिटीज़ निकाल ली, प्रोबेबिलिटीज से मैंने एंट्रोपी निकाल दी, और हम बस आगे चलते गए। तो उसके बाद जो है एस लो, उसके अंदर भी एग्जैक्टली यही प्रोपोर्शन थे, तो उसके अंदर भी एंट्रोपी वही निकलेगी। तो अलग बात है कि लेबल्स चेंज हो गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि पी प्लस के अंदर ये वैल्यू थी, माइनस के अंदर थी, टर्म तो वही है ना। तो ये आप रीयूज़ कर रहे हो, बेसिकली आपको कम सोचना पड़ रहा है। तो इतना भी मैथ नहीं करना पड़ता, क्योंकि अक्सर आपको याद हो गया होता है सवाल करते करते कि यार अच्छा ये इस वाली रेशो के ऊपर ये था। तो खैर, अब हम इसका एंट्रोपी निकाल ली, तो इसका गेन निकाल लेंगे। तो इसके अंदर जब हम स्प्लिट करते हैं ना बाय बजट, तो वो काइंड ऑफ 50-50 है। मतलब इसके अंदर भी 50-50 है, इसके अंदर भी 50-50 था। तो इससे हमें इतना नहीं फ़ायदा हो रहा जितना पहले वाले से हो रहा था। इसी तरह से हम आगे चलते जाते हैं, फ्रेंड के अंदर भी यही चीज़ है, और उसके अंदर भी यही हो रहा है। अगर आप पॉज करके देखना, आप देख लो, लेकिन वही चीज़ है सारी, ठीक है। इसके अंदर दो पोटेंशियल वैल्यूज थी, तो इसके अंदर वही चलते गए। आगे वाला जो है, इसके अंदर मूड के अंदर 3 पोटेंशियल वैल्यूज है, इसलिए 3 बार एंट्रोपी निकालनी पड़ेगी। बस वही चीज़ है, ठीक है। आप वही टेबल को देखी जा रहे हो और आप करते जा रहे हो, और आपने फिर एंड पे ना सारे गेन्स कंपेयर करने हैं। और इस केस के अंदर जो सबसे ज़्यादा गेन था, वो था वेदर का, तो इसीलिए आप वेदर चूज़ कर लोगे। तो हमारा पहला स्प्लिट डिसाइड हो गया। अब हमने ना इन तीनों नोड्स के ऊपर एग्जैक्टली यही एल्गोरिदम फिर से चलाना है, लेकिन अब ऑब्वियसली इसका डेटा सेट कम हो गया ना। अब इसके अंदर खाली वो होंगे जो सनी है। तो अगर आपको पेपर में आएगा भी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक इटरेशन आएगी इस तरह की, या 2 आएंगे, उससे ज़्यादा का दे ही नहीं सकते ये, ठीक है। घंटे का पेपर है, आई हाईली डाउट कि इसका पूरा कोई सवाल आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक इटरेशन आ जाएगी एक बहुत ट्रिवियल एग्जांपल के लिए, और वो भी मेरा ख्याल है ज़्यादा चांस काट का है। लेकिन उसके लिए आपको ID3 समझ आना चाहिए पहले, क्योंकि हम अभी कंपैरिजन वगैरह भी करेंगे। तो हाँ, ये वो लेफ्ट नोड के लिए बस करके दिखा दिया कि अगर लेफ्ट नोड के अंदर अब हम उसी तरह से शुरू करें, तो अब आपके पास ये रिड्यूस डेटा सेट होएगा, और आप उसके ऊपर पहले देखोगे कि करंट मेरी एंट्रोपी कितनी है। फिर आप वेदर वाले कॉलम को इस तरह से निकाल दोगे, और आप इन तीनों के गेन के बारे में सोचते हुए काम करोगे। तो आप इसके अंदर फिर गेन फ्रॉम बजट, गेन फ्रॉम फ्रेंड और गेन फ्रॉम मूड कंपेयर करोगे, और अगला स्प्लिट उसके अकॉर्डिंग निकालोगे। तो होपफुली आपको फिर एक प्योर नोड मिल जाएगी। तब भी नहीं मिलती तो स्किल इशू है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब अब ID3 जो है ना, एक्चुअल ID3 खाली इतना ही है, लेकिन हमें मैम ने ना कुछ और चीज़ें भी बताई हुई है। और वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, वो एक्चुअली एक और एल्गोरिदम से हैं, C4.5। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, लेकिन C4.5 उसी ऑथर ने लिखा हुआ है जिसने ID3 लिखा था, ठीक है। ये उसी रिसर्चर का काम है। उसने ही ID3 वाली चीज़ को, एंट्रोपी को थोड़ा सा इम्प्रूव किया था, जिस इन चीज़ों के साथ उसने ना कहा कि हम खाली गेन नहीं देखेंगे, हम नॉर्मलाइज्ड गेन देखेंगे। अ, वो क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि गेन के एक वीकनेस है। गेन की वीकनेस ये है कि अगर कोई चीज़ हो ना जिसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैल्यूज़ हो, ठीक है। मतलब अगर इस डेटा सेट के अंदर हम देखें, फ्रेंड वाले को सैंपल को अगर हम देखें, फ्रेंड कहाँ पे गया? एस अवेलेबल एस, हाँ। तो ये देखो, जब फ्रेंड अवेलेबल है ना, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज यस है, और जब फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, हमेशा ही नो है।
मेरे ओपिनियन में सबसे पहला स्प्लिट ये होना चाहिए। आई गेस वेदर भी काइंड ऑफ गुड इनफ ही है, लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग कि इसने इसको चूज किया है एज अपोज टू, सॉरी, वेदर चूज किया एज अपोज टू दिस, क्योंकि इसके अंदर आधे से ज्यादा सैंपल्स खुद ही निकल गए हैं। तो इसकी एक एक्चुअल बायस है, काफ़ी वेल डॉक्यूमेंटेड चीज़ है। वो ये है कि जब भी कोई ऐसी एट्रीब्यूट होती है ना जिसकी मल्टीपल वैल्यूज ज़्यादा हैं, मतलब ये जब सिग्मा एक्सपैंड होता है तो ज़्यादा टर्म्स निकलते हैं, तो ऑन एवरेज वो ज़्यादा गेन उसको देता है। उसकी वजह ये है क्योंकि एक छोटे नंबर से ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है, और एज की वैल्यूज तकरीबन हमेशा उसी रेंज में होती हैं। तो ये छोटे नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर और छोटे हो जाते हैं, और आप जितने करते जाओगे, अब ये थोड़ा, फिर उसकी थोड़ा बायस्ड है, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे नंबर हो जाते हैं क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इसके हल के लिए उसने स्प्लिट एंट्रोपी का एक आइडिया डाला था, जो बस नॉर्मलाइजेशन के लिए यूज़ होती है, कि आप इसको ना एंड पे स्प्लिट एंट्रोपी से भी डिवाइड कर दो। तो स्प्लिट एंट्रोपी क्या है? वो ये है कि नंबर ऑफ रोज जो इस वैल्यू को होल्ड करती हैं डिवाइडेड बाय ये लॉग वाली शेड, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये आपको मैम ने भी बस एक स्लाइड में ही बताया हुआ है, उन्होंने भी अपनी एग्जांपल्स में यही किया था। ID3 आ जाए तो ID3 यही है, ठीक है। नॉर्मलाइज गेन अगर कहो तो आपने ये यूज़ करना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि नॉर्मलाइज गेन कहेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे कार्ट है। अब वाइड नॉर्मलाइज की बात हो चुकी है, उसके अलावा हाँ, वाइडर ट्रीज़ की बात है कि वाइडर ट्रीज़ जो हैं वो बुरे होते हैं, और ये जो ID3 है ना, इट्स प्रोन टू मेकिंग वाइडर ट्रीज़ जिसके अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी बेसिस के ऊपर पहले स्प्लिट करता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ID3 इज़ गुड, लेकिन उसके अंदर ये कुछ छोटे छोटे मसले हैं। तो कार्ड जो है ना वो उसके इन मसलों को हल करने की कोशिश करता है, और उसके अलावा कुछ और मसले भी। तो सबसे पहला एक मसला ID3 के अंदर है कि वो खाली क्लासिफिकेशन टास्क के ऊपर होता है, वो कभी भी रिग्रेशन ट्रीज नहीं बना सकता। तो कार्ड जो है, इसीलिए इट्स इन द नेम, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्रीज वो दोनों बना पाता। उसके अलावा इसके अंदर वही है कि न्यूमेरिकल फीचर्स की मैंने बात की थी, कभी इस्तेमाल ही नहीं करता ID3, कम्प्लीटली इग्नोर करता है। या फिर आपको उसके लिए आर्टिफिशियली खुद ही रेंजेस बनानी पड़ेंगी अगर आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है, कि जैसे बजट का इन्होंने हाई लो बनाया हुआ था। आपको उस तरह से कुछ अपने से ही बनानी पड़ेंगे, आर्बिट्ररी से थ्रेशोल्ड्स, और उसकी बेसिस के ऊपर आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा, और आप एक न्यूमेरिकल वेरिएबल को आप रेंज के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो, कैटेगरीज क्या कर रहे हो, तो इस तरह से होगा। ID3 के अंदर ये मसले थे, लेकिन कार्ट में ऐसा कुछ नहीं है। कार्ट आउट ऑफ द बॉक्स न्यूमेरिकल फीचर्स भी हैंडल कर रहा है। उसके अलावा एक और मसला भी है कि एंट्रोपी वाज ओवरली सेंसिटिव टू द स्लाइटेस्ट इम्प्योरिटी। ये अभी हम बाद में डिटेल में देखेंगे जब हम इन दोनों को मजीद कंपेयर कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही बहुत है। अब आगे ये है कि कार्ट के अंदर फिर होता क्या है। कार्ट के अंदर होता ये है कि सबसे पहला जो चेंज है ना वो ये है कि एंट्रोपी फंक्शन की जगह जीनी इंडेक्स देखना है। अभी उनके फॉर्मूले में अभी बाद में आते हैं, लेकिन उसके बाद ये है कि गेन की जगह भी ना हम जीनी रिडक्शन देखते हैं, कि चेंज इन जीनी। तो पहले हम इम्प्योरिटी मेजर करने के लिए एंट्रोपी का फंक्शन यूज कर रहे थे, अब बस फंक्शन चेंज हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये है कि मैम ने तो ये कहा था कि इट्स इवन फास्टर टू ट्रेन, लेकिन इसके अंदर थोड़ी न्यूएंस है, उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे स्पीड वगैरह के ऊपर। लेकिन जो ज़्यादा मैटर करती है चीज़ वो ये है कि ये ओवरफिटिंग कम करता है, और ये हमेशा बाइनरी स्प्लिट्स बनाता है। ये कभी भी इस तरह से नहीं करता कि 3 स्प्लिट्स बनेंगे जैसे हम पहले वेदर वगैरह के अंदर कह रहे थे। ये अगर वेदर वाले के अंदर भी कहेगा ना, तो ये उस तरह से बना देगा कि एक होगा इज रेनी, ठीक है, और एक होगा इज नॉट रेनी, जिसके अंदर बकाया सारे आ जाएंगे। या फिर हो सकता है कि अगर आपके पास कोई 4 पोटेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं, कि आप हैप्पी हो सकते हो, मूड जो है, आप सैड हो सकते हो, हैप्पी और सैड के लिए ये वाला बना दिया, और जो टायर्ड और नॉर्मल के लिए एक अलग बना दिया। या फिर वो 3 को भी यहाँ पे डाल सकता है, कि अगर कोई और इमोशन है लाइक हंग्री और समथिंग। तो ये सारी स्टेट वो इस तरह से करता है, वो हमेशा ये ऑरिंग वगैरह भी करके ना बस बाइनरी स्प्लिट्स बना देता। इससे फ़ायदा ये होता है कि मैं पहले बात कर रहा था कि वाइडर ट्रीज जो हैं वो ओवरफिटिंग की तरफ चले जाते हैं, तो वो उससे उससे बच जाता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद है मेजरिंग इम्प्योरिटी। तो ये वही फंक्शंस जो मैं बात कर रहा था। तो डेल्टा जीनी लिटरली बस चेंज इन जीनी है, तो जीनी ऑफ स्टेट और जीनी ऑफ स्टेट आफ्टर एट्रीब्यूट स्प्रेड, ठीक है।
इस स्प्लिट के बाद कितना टोटल एग्रीगेट जीनी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो ओरिजिनल जीनी के साथ। उसी तरह से जैसे हम गेन के अंदर कर रहे थे। तो जीनी होता क्या? तो जीनी ये फॉर्मूला 1 - सिग्मा पी आई स्क्वायर। अगर हम बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर बात करें तो इट्स सिंपली 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव का स्क्वायर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव का स्क्वायर। अब एक बात है, आप लोगों ने स्टैट्स पढ़ी हुई है, प्रॉप पढ़ी हुई है, आपको पता है प्रोडक्ट रूल का। जब भी कोई प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो रही होती है ना किसी चीज से, वो एंड हो रहा होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीराइट करें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग पता चलता है इसके बारे में। वो ये है कि ये बेसिकली इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1 - p+² प्लस p माइनस स्क्वायर। तो अगर हम टर्म बाय टर्म इसके अंदर चलें तो ये वाली जो टर्म है p+², इसका मतलब है p प्लस मल्टीप्लाइड बाई p प्लस। यानी अगर मैं इस नोड में से 2 रैंडम सैंपल्स उठाऊं, ठीक है, कितना चांस है कि जो मैं सैंपल उठा रहा हूं वो पॉजिटिव होगा, और उसके बाद अगर मैं फिर से उठाऊं कितना चांस है कि वो फिर से पॉजिटिव होगा। इसीलिए एंड हो रहा है। तो ये इसेंशियली ये कह रहा है कि अगर मैं कोई से 2 रैंडम सैंपल्स उठाता हूं इसमें से, कितना चांस है कि वो सेम होंगे। इधर भी यही है, कितना चांस है कि दोनों नेगेटिव होंगे। तो ये जो टर्म है ना, ये बता रही है कितना चांस है कि सेम है 2 रैंडमली सैंपल्ड पॉइंट्स, ठीक है। और ये 1 - बेसिकली आपको पता है ये नॉट होता है। तो ये बेसिकली बता रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं इसके अंदर से 2 रैंडम सैंपल्स निकालूं वो डिफरेंट होंगे। तो जीनी इंडेक्स इज द प्रोबेबिलिटी कि 2 रैंडमली सैंपल्ड चीजें डिफरेंट होंगी आपस में, ठीक है। अब इसके अंदर ऑब्वियसली मल्टीपल क्लासेस होती तो और ज्यादा हो जाता। अब इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि ये सिर्फ यही है कि ये हमें पता ना कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि दे आर डिफरेंट। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एंड सॉरी और प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लस। या फिर सिंपली इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो वो जो आपको अपने कैलकुलेटर के अंदर बार बार 1 - p² वगैरह स्क्वायर करना पड़ा था, उसकी जगह अब आपको सिर्फ ये करना है, आपने कैलकुलेटर निकालना है, आपने 2 प्रोबेबिलिटीज पकड़नी है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, ये आपके निकल गए। तो अब अगर मैं इसी के साथ दिखाऊं तो 1 - 0.3 का स्क्वायर अगर मैं लूं, उसके बाद जाके मैं 0.7 का स्क्वायर लूं और मैं फिर देखूं, तो आंसर एग्जैक्टली वही है। तो इस अंडरस्टैंडिंग से हमें ये फायदा हुआ कि अगर आपको ये सवाल आ जाता ना तो आप ज़्यादा जल्दी कर पाओगे कैलकुलेटर के साथ। और अगर कोई थ्योरी का भी सवाल आ जाता है तो होपफुली आपको पता है कि जीनी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ठीक है। अब जीनी इंडेक्स इस एक तो स्टेट का है ना, उसके अलावा एक स्प्लिट का भी इंडेक्स होता है। अब स्प्लिट के अंदर आप 3 चीज़ें देखते हो, करंट स्टेट मतलब जो पेरेंट की स्टेट है, मतलब पूरा डेटा सेट। उसके अलावा एट्रीब्यूट के किस एट्रीब्यूट के ऊपर स्प्लिट कर रहे हो और कौन सी वैल्यूज की बेसिस के ऊपर कर रहे हो। मतलब अगर आप जीपीए की बेसिस के ऊपर कर रहे हो तो जीपीए और कौन सी वैल्यूज, मतलब हम कह रहे थे ना कि ऑरिंग होती है वगैरह, तो जीपीए अच्छी एग्जांपल है। अभी हम क्लासिफिकेशन, अभी हम कैटेगोरिकल फीचर्स पे ही रहते हैं। हम कहते हैं वेदर जो है, वेदर सनी हो या क्लाउडी हो, ये मैं एक्सपर्ट डिफाइन कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली फिर यहाँ पे उसका नॉट होएगा, बकाया जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उसके लिहाज से। तो इस बाइनरी स्प्लिट की टोटल जीनी कितनी है, ये उसको वेट करके देख रहा है। मतलब वही चीज़ है, पॉपुलेशन के लिहाज से वेटेज लेके दे रहा है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में लिख सकते हो, लेकिन ये वही चीज़ है कि वेटेड जीनी इंडेक्स है आपके सारे चिल्ड्रन का, ठीक है, लेफ्ट वाला और राइट वाले का। अब इसके अंदर तो होते ही 2 स्प्लिट्स, इसलिए मैंने खोल के लिखा हुआ, सिग्मा नहीं डलता यहाँ पर। तो ये तो थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज़ें हो गई। अब हम सीधा आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। अब मैंने ना, क्योंकि हमने न्यूमेरिकल फीचर्स भी हैंडल कर लेता है ये, मैंने बस मैम वाली प्रॉब्लम के अंदर एक छोटा सा चेंज किया। जो हाई थे ना लिखे हुए, उनको मैं कोई 1000 से ऊपर वाली रैंडम वैल्यू दे दी है, 1500 2000, और जो लो थे उनको मैंने कोई 500 या उससे नीचे की वैल्यू दे दी है, ठीक है। बस एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बंदा कह रहा है यार मैं बाहर जाने, मेरे पास 500 का बजट है वगैरह, 1500 का बजट है, तो बस मैंने उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल फीचर्स में लिख दिया हाई लो की जगह, ताकि हम न्यूमेरिकल भी देख लें कैसे हैंडल होते हैं। तो अब इसके अंदर हमने करना क्या है, अगेन
आप डिसीजन कैसे लेते हो? डेल्टा जीनी की बेसिस के ऊपर, तो चेंज इन जीनी या फिर जीनी रिडक्शन की बेसिस के ऊपर। तो हमें हर कॉलम के लिए इसके अंदर भी बार बार इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है, कंपैरिजन अगर आपने करना है, आपको अपनी करंट स्टेट का हाल पता होना चाहिए। जीनी रिडक्शन देख रहे हैं तो आपको पहले अपनी ओरिजिनल जीनी का पता होना चाहिए। तो ओरिजिनल जीनी इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। वही चीज़ है, आप टू मल्टीप्लाई वाले तरीके से कर लो या आप वन माइनस स्क्वायर वाले तरीके से कर लो, एक ही बात है। आपको आंसर दोनों सूरतों के अंदर 0.5 मिलेगा। मैं जगह बचाने के लिए और अपनी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए हर जगह ये 2p प्लस p माइनस वाला तरीका यूज़ कर रहा जबकि मैम ने हर जगह ओरिजिनल फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर्स के साथ किया हुआ है। लेकिन लाइक आई डोंट सी द पॉइंट इन दैट। आपकी मर्जी है, जो करना करो, ठीक है। तो तो ये कुछ रूल सेट हो गया। अब हम सवाल करते हैं। अब सबसे पहले अगर हम खाली वेदर के कॉलम को देखें, इसके अंदर हमने बात की थी कि खाली बाइनरी स्प्लिट्स करते हैं। तो अब इसके अंदर कौन से पोटेंशियल बाइनरी स्प्लिट्स हैं? आपने अगर वो देखने ना, आपको पावर सेट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम इसके पावर सेट की बात करें, आपके पास अगर 3 एलिमेंट्स का पावर सेट है तो उसकी 2 पावर ऑफ 3 एलिमेंट्स बनता है। तो रेनी, सनी, क्लाउडी अगर आपके पास सेट है, तो एक बनेगा एम्प्टी सेट, एक बनेगा रेनी, एक बनेगा मैं वैसे ये अगर मैं नोट पैड पर लिख दूंगा कम टाइम लगेगा। वेट एक सेकंड, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा एक कैप्स लॉक अगर ऑन कर दूँ और तेज़ हो जाएगा किसी बात। होपफुली समझ आ रही है कि कैसे कर रहा हूँ, आपको पता ही होगा वैसे। तो RSC, अब ये आपके पास तमाम पोटेंशियल इसके सबसेट्स हैं। आपने हर सबसेट के ऊपर स्प्लिट बनाना, ठीक है। आपने एक स्प्लिट ऑब्वियसली इसके ऊपर नहीं बनेगा क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है ना, इनको काट दो। ये ट्रिवियल है, इनको काट देते हैं। जो एक्चुअल मैटर करते हैं वो ये वाले एम्प्टी सेट और फुल सेट के अंदर तो ऑब्वियसली कोई स्प्लिट ही नहीं है ना, क्योंकि दूसरे वाले के अंदर कुछ जाएगा ही नहीं। तो एक तो ये है कि रेनी और नॉट रेनी के ऊपर आपने बनाना है। उसके बाद आपने सनी और नॉट सनी के ऊपर बनाना है। और फिर क्लाउडी नॉट क्लाउडी। उसके अलावा रेनी और सनी का एक लेफ्ट साइड पे स्प्लिट बना दिया और राइट साइड पे नॉट रेनी और सनी का बना दिया। इस तरह से आपने सबका बनाना है और सबको इवेल्युएट करना। ये ज़्यादा मैटर तब करेगा जब आपके पास 3 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास खाली 3 पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं। तो एक्चुअली हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये हमेशा ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे क्योंकि एक ये जो नॉट है, आप इसको हमेशा किसी और चीज़ की टर्म्स में लिख सकते हो। मतलब आप इसको लिख सकते हो सनी और क्लाउडी, ये दोनों इक्विवेलेंट है। नॉट रेनी और ये दोनों चीज़ें ये इक्विवेलेंट है। तो अगर आप स्प्लिट डिफाइन कर रहे हो बाय रेनी या स्प्लिट डिफाइन कर रहे हो बाय सनी और क्लाउडी, तो दोनों केसेस के अंदर ये सेम ट्री बन रहा है। तो आपकी वर्किंग हाफ हो जाती है बेसिकली। आपको खाली पावर सेट के आधे एलिमेंट्स को देखना पड़ता है। तो आप सारे नहीं देख रहे होते, आप आधे देख रहे होते। तो अब इसको दिमाग में रखते हुए हम अपना सवाल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने डेल्टा जीनी निकालना है सनी वाले के लिहाज से, क्योंकि अब एक पोटेंशियल स्प्लिट है जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे सनी जा रहा है, राइट साइड पे नॉट सनी जा रहा है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपको वही कंपैरिजन करना होगा। तो सबसे पहले हमें सनी और RC वालों का जीनी निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें जिसके अंदर खाली सनी है, तो यस एक है, दो है, ठीक है। दो यस है और दो नो है, मतलब 50-50 प्रोबेबिलिटी है सनी की। तो मैंने उसी चीज़ को बस यहाँ पे उसकी जीनी निकाल दी जल्दी से। तो ये हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ येस है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ नो है। मैंने उनको मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई किया। ये वही सिंप्लीफिकेशन इसकी मैं पहले बात कर रहा था। और आगे मुझे 0.5 ही इसके जीनी मिल गया। तो इसके अंदर भी यही है कि आपको कुछ वैल्यूज़ रट्टा ही लग जाएंगे जितने जितना आप सवाल करोगे कि एंट्रोपी 0 कब होती है, जीनी 0 कब होता है, जीनी 0.5 कब होता है और एंट्रोपी 1 कब होती है। ये आप पैटर्न देखते जाओगे। अच्छा, अब हम अगर इसका स्प्लिट का जीनी देखें, मतलब जो एग्रीगेट जीनी है, तो हम पॉपुलेशन के लिहाज से देखते थे ना। तो कितने सैंपल्स हैं जो सनी है? 1 2 3 4। तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो उसकी जीनी को, और 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो दूसरे वाले जो राइट स्प्लिट था आपका रेनी और क्लाउडी वाला, उसके स्प्लिट। तो इस तरह से आपको इसका एग्रीगेट जीनी मिल जाता है। फिर आप एग्रीगेट जीनी को माइनस कर देते हो तो आपको
मिल जाता है डेल्टा जीनी या फिर जीनी रिडक्शन। तो इस केस के अंदर हम एक 50-50 सिनेरियो से दो और 50-50 सिनेरियो में चले गए हैं, जिससे हमें लिटरली कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसलिए इसका डेल्टा जीनी ज़ीरो ज़ीरो है। तो कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, वो भी आप देखोगे। वो बेसिकली ये है कि अब आपने और ज़्यादा इम्प्योर बना दिए हैं, इस तरह के भी स्प्लिट्स हो सकता है। लेकिन मैटर नहीं करता, आपने तो बस सारे कैलकुलेट करते जाने और आपने बस हाईएस्ट पकड़ लेना, तो इस दिमाग बंद करके लगे रहो। तो फॉर वेदर, हाँ, अब हमने एक स्प्लिट को देख लिया, अब दूसरे स्प्लिट को देखते हैं। ठीक है, दूसरा स्प्लिट है जिसके अंदर लेफ्ट साइड पे रेनी है, राइट साइड के ऊपर नॉट रेनी है, मतलब सनी और क्लाउडी। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ यूं हो जाएगा, और उसके अंदर भी एग्जैक्टली इसी तरह से है कि आप पहले दोनों का जीनी निकालोगे। दोनों का जीनी निकालना है, कैसे निकालोगे? प्रोबेबिलिटी निकालोगे पहले। तो मैं देखता हूँ रेनी वाले मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, तो रेनी के अंदर हमेशा नो है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येस इज जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज वन, तो वन इंटू जीरो जीरो, तो इसका जीनी भी जीरो, तो प्योर लीफ का जीनी जीरो होता है। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा वाला है जिसके अंदर नॉट रेनी है, जो ग्रीन वाले हैं, सनी सनी क्लाउडी क्लाउडी एवरेज है, तो येस नो यस यस नो यस यस, तो दो नो है, बकाया सारे यस है। तो टोटल सैंपल्स गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो 7 में से दो नो है, तो व्हाट इज 2 डिवाइडेड बाय 7? तो 2 डिवाइड बाय 7 2.85 होता है। मैंने फिर यहाँ पे प्रॉब्ली गलत लिखा होगा। हाँ ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटीज गलत है, इससे वैल्यूज गलत होंगी, लेकिन तरीका वही है। यहाँ पे बस 2.28 आ जाएगा वट एवर, और उसके लिहाज से प्रोबेबिलिटी फिर इधर को आ जाएगी। तो मैंने डिवाइड बाय 6 कर दिया है, मेरा ख्याल है, मुझे याद पड़ता है। ओ भाई ये क्या है, हाँ ठीक है, सही है। तो लेकिन वही चीज़ है, वही पैटर्न रिपीट होता जा रहा है। आपने इसके जीनी निकाले, फिर आपने वेटेड जीनी निकाल लिया, फिर आपने चेंज देख लिया, और आपने ये रिपीट करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, जब तक आपके पास सारे नहीं निकल जाते। और फाइनली फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से वाले के अंदर सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो रेनी एक ऐसा स्प्रेड था जिसके अंदर आपको हमेशा पता ही है कि अगर होगा तो मतलब पक्का हो गया। तो अगर हम वेदर में से कुछ उठाएंगे ना, तो यहाँ से उठाएंगे। लेकिन अभी भी हमने ट्री के अंदर स्प्लिट नहीं कर दिया वेदर का, क्योंकि अभी हमने बकाया एट्रीब्यूट्स नहीं देखे। अभी हमने बकाया एट्रीब्यूट्स के लिए भी सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है। तो अगला कॉलम देखते हैं। अगला कॉलम है बजट का। अभी एक न्यूमेरिकल कॉलम है, तो न्यूमेरिकल कॉलम थोड़े से डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। न्यूमेरिकल कॉलम्स के अंदर ये है कि आपके पास ये यूनिक्स हैं, जो कि तमाम यूनिक वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उनको सॉर्ट कर दो इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपने सॉर्ट कर दिया, फिर आपने हर दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में ना एवरेज ले लेनी है। तो ये 300 और 400 के बीच में 350 आ गई, 500 के अंदर 450 आ गई, 500 और 1000 के अंदर 750 आ गई, और इस तरह सब चलता है। ये जो हमें वैल्यूज मिले नहीं हमारे स्प्लिट्स हैं, तो ये बेसिकली वो थ्रेशोल्ड्स हैं, क्योंकि हमने बाइनरी कंपैरिजन करना है ना इस न्यूमेरिकल कॉलम का। तो हम ये करेंगे कि इज बजट, ये मैंने शायद अगली स्लाइड पे डाला ही ड्रॉ कर नहीं किया। तो अगर हम बजट के बारे में इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकते हैं कि लेस देन 350 वाले हैं, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर यहाँ पे इक्वल आता है, ग्रेटर देन 350 वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो वो जो वैल्यू है जिनके लिए हमने टेस्ट करना है, अब हम सारी पोटेंशियल वैल्यूज के लिए नहीं कर सकते, इन्फिनिट वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम ये स्प्लिट्स के अंदर से करते हैं। और उसके अंदर फिर हम बस जीनी रिडक्शन देखता हैं। तो वही चीज़ है, ये उसके अंदर अब देखेगा कि 350 से कम वाले कितने सैंपल्स है, खाली एक सैंपल है, उसके अंदर देखेगा कि हमेशा ही ऐसे, तो उसकी ऑब्वियसली प्योरिटी तो फुल होगी, क्योंकि है ही एक सैंपल, तो जीनी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। और जो आगे वाला है उसकी पढ़नी पड़ेगी, ये यस कितने हैं, नो कितने, गिनो, प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर उसके बेस पे जीनी निकालो, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो टोटल से। तो ये बस काम हो रहा है। तो वही चीज़ है, रिपीटेटिव है बहुत ज़्यादा। अब इसी तरह से आप आगे वाले करते जाओगे, और आपका सवाल तब जाके उसका पहला हिस्सा होगा, क्योंकि आपने इस तरह से हर कॉलम के लिए हर कॉम्बिनेशन करना है। तो सबसे जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि हम कह रहे थे कि ये तो ज़्यादा तेज़ है ID3 से, जबकि एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कुछ लाइक
इम्प्रूवमेंट्स हैं परफॉर्मेंस की, लेकिन जो ID3 के अंदर मैं इस तरह से करके कर रहा था, जो मैं बस 4 स्प्लिट्स कर दिए किसी भी कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए, A B C और D के लिए, आपकी अगर 4 पोटेंशियल वैल्यूज थे किसी भी चीज़ के लिए, इसके अंदर मुझे वो पूरी पावर सेट रिशेट करनी पड़ेगी जो मैं यहाँ पे कर रहा था। तो अगर A B C D है ना, तो A B C D, इसके लिए मैं अगर स्प्लिट्स पूरे बना ही दूँ, अगर A होगा तो दूसरा स्प्लिट होएगा B C D, अगर B होगा तो दूसरा स्प्लिट होगा A C D, और अगर, चलो मैं लिस्ट करता जाता हूँ ताकि आपको बस समझ आ जाए कि जब ज़्यादा होंगी तो क्या होता है। वैसे तो होपफुली आ ही गई होगी, लेकिन चलते जाता। C A B D, ये एक पोटेंशियल बाइनरी स्प्लिट है जो आपने कंसिडर करना है। उसके अलावा एक और पोटेंशियल बाइनरी स्प्लिट ये भी है। उसके अलावा एक और पोटेंशियल बाइनरी स्प्लिट है A B C D, इस तरह से। उसके अलावा एक और है A C B D, उसके अलावा एक है, इस तरह से चलते जाओगे। तो लाइक नज़र आ रहे हैं कितने ज़्यादा बन रहे हैं। तो ये कुछ मसले आते हैं इसके अंदर। ऑब्वियसली फिर आपके पास ये D की जगह C आ जाएगा और आप चलते जाओगे। तो जो एक चीज़ के लिए मुझे खाली कुछ भी इवैल्यूएट नहीं करना पड़ता, बस आपने इस एक चीज़ को इवैल्यूएट करना है, क्योंकि एट्रीब्यूट के ऊपर बनते ही एक स्प्लिट है। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ जाएगा ना, आपको मल्टीपल पॉसिबल स्प्लिट्स इवैल्यूएट करने पड़ रहे हैं ज़्यादा से बाइनरी, खाली एक एट्रीब्यूट के लिए, और वो एक्सपोनेंशियली स्केल कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला है जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त ये है कि रिग्रेशन कैसे होती है। तो रिग्रेशन जो है, उसके अंदर लिटरली सारा कुछ सेम है, बस ये है कि आपका जो आउटपुट वेरिएबल है ना, आप उसकी वेरिएंस की बेसिस के ऊपर काम करते हो। मतलब अगर गो आउट की जगह नंबर ऑफ अटेंडीज होता, ठीक है, कि ग्रुप चैट में से कितने लोग आएंगे, जो लोग हैं, आ, तो उस केस के अंदर आप जीनी रिडक्शन की जगह वेरिएंस रिडक्शन कर रहे होते हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। तो लिटरली कुछ भी नहीं है, और बस यही है कि आप वेरिएंस देख रहे हो हर पॉइंट पे। तो आपने जब यहाँ पे, मैं अगर पीछे ले जाऊँ, पहले कैटेगोरिकल वेरिएबल के लिए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे थे ना, यहाँ पे जी नहीं लिखा हुआ है ना, उसकी जगह बस आपने वेरिएंस निकाल देनी है। तो वेरिएंस ऑफ द सबसेट एस रेनी, मतलब रेनी वालों के अंदर लेट्स से अगर गो आउट की वैल्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो आपने बस इस अरे ऑफ वैल्यूज़ की ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन कह रहा हूँ, वेक्टर वो वेरिएंस निकाल देने हैं। और सिर्फ यही है इसमें, लिटरली और कुछ भी चेंज नहीं है, बकाया सारा कुछ एग्जैक्टली उसी तरह से काम करेगा। और न्यूमेरिकल फीचर होएगी, बस यही है कि जहाँ पे भी जीनी आ रहा था उसकी जगह वेरिएंस आ जाएगी, और जीनी रिडक्शन की जगह हम वेरिएंस रिडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ ये फ़र्क है। तो एग्रीगेट जीनी की जगह जो फॉर्मूला है वो वही रहेगा, बस यहाँ पे जो जीनी आ रहा है एग्रीगेट जीनी के अंदर वो चेंज हो रहा है, ठीक है। ये रिग्रेशन भी हो गई। तो अब हमें ट्रेनिंग आ गई है, ठीक है। हम एंड पे जब वो ensemble मेथड्स करने होंगे, एक और एग्जांपल आएगी अगर आप देखना चाह रहे हो कि नहीं यार मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, लेकिन होपफुली इससे समझ आ गई होगी। और वैसे ऑनेस्टली इतना मैटर नहीं करता ये टॉपिक, लाइक एवरी वन इज पैनिकिंग अबाउट ओ यार इतने लंबे सवाल हैं वगैरह। आई डोंट थिंक दिस इज़ गोना एज पोअरली, मैं सुबह जाऊँगा मैं रोना शुरू हो जाऊँगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि इस तरह का इतना भी लंबा कोई सवाल आ जाएगा। अब जहाँ तक बात है कि यार कार्ड तो ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए कुछ ऑप्टिमाइजेशंस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मैं वो बताने के मूड में नहीं हूँ, वो इतना मैटर नहीं करती एक्स्ट्रा शिट है। जिसने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी देखनी है बंदा देख सकता है, लेकिन ये एक ग्रीडी अप्रोच है। रिग्रेशन के अंदर ये काम नहीं करती, क्लासिफिकेशन टास्क के अंदर ये काम कर जाती है। नहीं नहीं उल्टा बोल दी, सॉरी, इन दोनों में करेगी, लेकिन वो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन वगैरह वालों के अंदर थोड़ा सा मसला कर सकती है। तो ये जो है एक्स्ट्रा शिट इग्नोर करो। अब जहाँ तक बात है कि चलो ठीक है यार मैंने डिसीजन ट्री करना है, ट्रेन मुझे बताओ मैं किसे ट्रेन करूँ। तो एक चीज़ थी, आप अगर नोट करो ना, एंट्रपी इज़ वेरी सेंसिटिव। तो ये एक सिनेरियो है जिसके अंदर आप देख रहे हो, ये भी हमने भी सवाल किया कि फ्रेंड अवेलेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। तो जब भी फ्रेंड अवेलेबल है,
आप ऑलमोस्ट हमेशा जा रहे हो बस एक पॉइंट है जिसके ऊपर आप नहीं गए थे, और तब हो सकता है कोई और बंदे की मजबूरी हो जिसकी वजह से नहीं जा सकता था, लाइक वहाँ पे तो उस केस में तो बारिश हो रही थी ना, ये जो यहाँ पे है। तो ये फिर भी उसको इतना सर पे चढ़ा गया, कह रहे कि यार नहीं नहीं बहुत ज़्यादा एंट्रोपी, बहुत ज़्यादा एंट्रोपी है, इसकी एंट्रोपी देखो कितनी आ रही है। तो 5/6 की वजह से प्रोबेबिलिटी 0.83 हो गई। जब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालें तो फिर आपको फेयरली हाई एंट्रोपी मिल रही है, मतलब 1 मैक्सिमम होती है ना, और 0 नो एंट्रोपी होती है। सिर्फ एक सैंपल की वजह से 0.658 एंट्रोपी आ रही है। तो इट इज़ वेरी सेंसिटिव इवन टू द स्मॉलेस्ट इम्प्योरिटी। तो अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हो तो ये उनको स्केल कर दो अगर 0 से 5 की रेंज में, तो आप तब भी देख सकते हो कि ये छोटे वाले पॉइंट्स के ऊपर भी ना ज़्यादा जल्दी ऊपर जा रहे हैं ब्लू वाली लाइन की निस्बत। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दोनों डिफरेंटली बिहेव करते हैं। अ, तो इसीलिए कहा जाता है कि जीनी जो है वो ओवरफिट नहीं करता, एंट्रोपी जो है ना वो थोड़ा सा ओवरफिटिंग की तरफ जाती है, क्योंकि थोड़ी ज़्यादा ही पागल हो जाती है छोटी छोटी इंप्योरिटी के पीछे भी। तो ये नॉइज़ के साथ उतना अच्छा नहीं हैंडल कर पाती जितना कार्ड कर पाती है। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का ये मकसद था, आपको पता हो कि जीनी जो है वो ओवरफिटिंग से थोड़ी सी बच जाती है एंट्रोपी की निस्बत, इस खाली फंक्शन की वजह से। तो ये एक बात है। अब कार्ड जो है वो मोस्टली कार्ड इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी जो हमने अभी कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन देखी है उसकी वजह से ID3 भी इस्तेमाल किया जाता है, या ID3 नहीं तो कम से कम C4.5 वगैरह C5 इस तरह के एल्गोरिथम इस्तेमाल किए जाते हैं जो ID3 बेस्ड। तो ये वही बातें हैं कि, और एक ये बस बात है कि ना कंप्यूटेशनली कम एक्सपेंसिव है, इसके अंदर आपको ये लॉग वगैरह लेने पड़ रहे थे, उसके अंदर आपने देखा कि आप बड़ी जल्दी निकाल लेते हो, जल्दी निकाल लेते हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा निकालना होता है। तो ये कुछ उसके अंदर ट्रेड ऑफ है आपके पास। अब कार्ट के अंदर एक और चीज़ है जिसकी अभी तक हमने बात नहीं की, वो है प्री और पोस्ट प्रूनिंग। तो ये क्या होता है? हम बता रहे थे कि यार कार्ट इज़ एक्चुअली द गोट, क्योंकि वो ना ओवर फिटिंग से बचाता है, जो डिसीजन ट्रीज का सबसे बड़ा डाउनफॉल है। उन्होंने ना खाली जीनी इंडेक्स वाले तरीके से नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाली जिनको कहते हैं प्रूनिंग, जो दरख्त पूरा लाइक ग्रो करके काटना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसके साइज़ को लिमिट करने के लिए, उसकी विड्थ को लिमिट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। विड्थ तो वैसे ही बाइनरी स्प्लिट से हो रही है, हाइट को लिमिट करने के लिए है। तो वो देख लेते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ना ट्री की डेप्थ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि फिर वो ओवरफिट करना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए जो सबसे लाइक सिंपल टेक्निक है वो ये है कि आप अर्ली स्टॉप कंडीशंस डाल दो, कि अगर आपकी इतनी डेप्थ होगी ना आप साथ ही रुक जाओ। या फिर अगर आपके पास अब नोड्स के अंदर सिर्फ दो दो सैंपल आना शुरू हो गया ना, तो ये ना करो कि हाय यार ये अगर इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी ना तो फिर ये लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा, तो वो दो दो को ना कैटर करने बैठो। अगर कोई लाइक 50 है तो बंदा फिर भी देख लेता है। तो आप एक मिनिमम पॉपुलेशन लिमिट भी डाल सकते हो अपनी हर नोड के लिए, कि इससे आगे आपने स्प्लिट्स नहीं करना। उसके अलावा थ्रेशोल्ड गेन भी हो सकता है कि आपके पास अगर इस अमाउंट ऑफ गेन से कम आना शुरू हो गया ना हाईएस्ट गेन, तो अब आपको इतना भी फ़ायदा नहीं हो रहा नीचे जाने का, तो अब आप बस एवरेज करके बस जो जैसे तैसे करके ना बस मिस करो। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा नंबर ऑफ स्प्लिट्स भी हो सकता है कि आपने कितने डिसीजंस टोटल कर लिए हैं वो लेफ़्ट राइट वगैरह सारे देख के। आ, उसके अलावा एक वैलिडेशन एरर इंक्रीज है। वो ये है कि आपके पास साथ साथ ना आप ट्री को टेस्ट करते जाओ टेस्ट सेट के किसी पार्टीशन के ऊपर, और आप देखो कि किस तरह से उसका ग्राफ जा रहा है। तो अगर अभी आपने थोड़ा सा ग्रो की है, तो आप उसको थोड़ा सा वैलिडेट करो कि अब क्या चेंज आया है एरर के अंदर। तो जैसे ही आपका टेस्टिंग एरर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है ना, आप ट्री को ग्रो करना रोक देते हो, या कम से कम उस डायरेक्शन में रोक देते हो। आप बकाया जो नोड्स हैं उधर से शुरू हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो। तो ये प्री प्रूनिंग है, मतलब आप प्रोसेस के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो इस अर्ली स्टॉपिंग बिहेवियर के तौर पे, कि आप ओवरफिटिंग को अवॉइड करो। एक होता है पोस्ट प्रूनिंग, जिसके अंदर आप ना पहले पूरा ट्री ग्रो करने देते हो और उसके बाद कुछ एक्शन लेते हो। तो पोस्ट प्रूनिंग के अंदर जो है वो है रिड्यूस्ड एरर पोस्ट प्रूनिंग, हमें पढ़ाई हुई REP के नाम से लिखा हुआ है स्लाइड्स के अंदर भी और उसके अंदर भी जो सिलेबस की अनाउंसमेंट है। तो ये आइडिया बहुत सिंपल है। ये यही है कि आप ना बॉटम अप यूजुअली ज़्यादा होगा ये, मैंने जहाँ पे भी पढ़ा है उसके बारे में बॉटम अप ही पढ़ा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मज़ीद पढ़ता। लेकिन आपने पूरा ट्री ग्रो कर लिया, उसके बाद आप कहोगे यार लाइक डज दिस थिंग रियली हैव टू बी हेयर, मतलब मैं ये काट ही देता हूँ और मैं बाद में इस नोड के ऊपर जो करंट
प्लसेस और नेगेटिव्स की जो रेशियो है उसकी बेसिस के ऊपर एवरेज लेके कोई प्रोडिक्शन कहता हूँ कि यार ज़्यादातर पॉजिटिव ही है ना, तो पॉजिटिव कर दो। तो ये आप बाद में काट रहे हो और आप नीचे से ऊपर काटते जा रहे हो। ये है बॉटम अप अप्रोच। इसी तरह एक टॉप डाउन अप्रोच भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोनों में सिमिलर चीज़ ये है कि वैलिडेशन एरर इंक्रीज की बेसिस के ऊपर हम देख रहे होते हैं कि अब मैंने अगर ये काटा है तो मेरा वैलिडेशन एरर का जो ग्राफ है वो अब नीचे को मतलब नीचे को जा रहा है, स्टैग्नेंट है, या कुछ ज़्यादा ही ऊपर चलना शुरू हो गया, थोड़ा कम ऊपर जा रहा है। इसकी बेसिस के ऊपर हम देखते हैं कि क्या हमने ये काटने का डिसीजन अंडू तो नहीं करना, कि क्या अब मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं इंपॉर्टेंट चीज़ काट दी। तो आप साथ साथ ये देखते जाते हो और साथ साथ काटते जाते हो जब तक आप ऐसे पॉइंट पे आ जाते हो कि अब आप जो भी काटोगे ना हमेशा एरर ज़्यादा इंक्रीज ही हो रहा है। तो तब आपको पता होगा कि आपकी पोस्ट प्रोडिंग स्टेज खत्म हो गई। तो इसके अंदर लिटरली और कुछ नहीं है, बस यही है। तो ये सर हमाद की जीसीआर पे कुछ चीज़ें शेयर थी, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि ग्रीडी हिल क्लाइंबिंग स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा होता है अंडर द हुड, और ये बस उसी तरह से देख रहा होता है। ये जो इन्होंने फॉर सम रीज़न, ये बंदा बड़ा अजीब है। इस बंदे ने ना आ, जो पोस्ट किया हुआ डॉक्यूमेंट, वो एमएल के या डिसीजन ट्रीज के बारे में नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि लाइक ओह वी अंडरस्टैंड कि ये उस कॉन्टेक्स्ट से है, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो कि कोई और कॉन्टेक्स्ट है, मुझे नहीं पता क्या कॉन्टेक्स्ट है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था मैं पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ूँ, लेकिन इट्स काइंड ऑफ यूजलेस। और उसके अंदर अक्सर जगहों पे बात कुछ और हो रही है और ये पढ़ाया है नहीं इतना कोई डिटेल में, और मुझे नहीं पता वो कितने डिटेल में हमें चाहते हैं कि हम जाएँ। लेकिन आई गेस योलो, आपने अगर देखना हो, ज़्यादा फ्री टाइम हो बीच में, जब 6 घंटे की गैप है, तब आप ये देख सकते हो आई गेस, बॉटम अप आरईपी और आरईपी के बारे में जो डॉक्यूमेंट थी वो पढ़ लो। खैर, उसके अलावा एक और चीज़ है, ये अब इन सारी ट्रेडिंग वाली चीज़ों में कॉमन है, हम थोड़ा सा प्रूनिंग से बाहर आ रहे हैं। कि एक चीज़ होती है होराइजन इफेक्ट। ये मुझे पता नहीं चला था मैं कहाँ पे डालूँ, इसलिए मिसलेनियस वाले सेक्शन में डाल दिया। होराइजन इफेक्ट यही है, मैं पहले भी बात कर रहा था कि ना ये जो ID3 है, कार्ट है, ये सारे ग्रीडी हैं। ये ना करेंटली जो सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी रिडक्शन कर रहे हैं ना, उसको चूज़ करता है। और ज़रूरी नहीं है कि सबसे अच्छे ट्रीज जनरेट करें। काफ़ी बार ये होता है कि ज़्यादा लंबे ट्रीज जनरेट कर देते हैं, तो इसीलिए कभी कभी टॉप डाउन प्रूनिंग भी ज़रूरी होती है। अब उसको समझाने के लिए ना, ये एक एग्जांपल मैंने प्रिपेयर की थी, कि अब आप ये अगर मैन्युअली देखो, इसके अंदर मैंने ना जो नॉइज़ वाली चीज़ें, जो इररेलेवेंट डिटेल्स हैं, मैंने उनको थोड़ा सा ग्रे आउट किया हुआ है। तो अब अगर आपको कहा जाए ना कि यार इसके लिए डिसीजन ट्री बनाओ, बहुत सिंपल है, ठीक है। मतलब मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ और मैं साथ पेंट पे शुरू हो जाता हूँ, 5 सेकंड लगना, ठीक है। बल्कि ये जो बना हुआ इसी के साथ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि x1 0 है या नहीं है। तो x1 के बारे में एक सवाल पूछ लिया, x1 की वैल्यू 0 है या 1 है। अगर 0 है ना, तो आपने फिर देखना है x3 को, क्योंकि जब भी ये चीज़ ऑन है तब येस है, और जब भी ऑफ है तो ये। तो आप फिर x3 के बारे में पूछ लो, और अगर 0 है तो आपने यहाँ पे कह दिया येस, अगर 1 है तो आपने कह दिया नो। इसी तरह से जो दूसरा वाला था हिस्सा, ये वाला, उसके अंदर अगर x2 जो है उसकी वैल्यू की बेस पे आप कर दो, तो बड़ा क्लीनली ये इतना सा छोटू सा ट्री बन गया हमारे पास, एंड इट्स परफेक्ट, ठीक है। ये सारा कुछ हैंडल कर रहा है और ये अननेसेसरी डिटेल्स के ऊपर नहीं फोकस कर रहा है। लेकिन अगर आपका कोई ID3 या कार्ट आता है ना इसके ऊपर, वो देखेगा कि यार x1 वाला जो स्प्लिट है ना, उसके अंदर वो अगर प्रोबेबिलिटी देखेगा, ओ भाई, तो x1 के अंदर जब x1 इज ऑफ, ठीक है, तो 3 येसेस हैं, और जब x2 इज ऑन तब भी 3 येसेस हैं। मतलब ये 50-50 से थोड़ा तो बेहतर हुआ है, लेकिन जब वो इस वाले कॉलम को इवेल्युएट करेगा ना, या इस वाले को करेगा, x3 को अब हम देखते हैं, जब वो x3 को इवेल्युएट करेगा ना, वो देखेगा कि अच्छा, जब x3 0 है, ये 3 ऑन है, 4 ऑन है और 1 ऑफ है, तो 4 आउट ऑफ 5 जब भी x3 ऑन है ना, दैट इम्प्लाइज के y ऑन होगा, ऑफ है, सॉरी, जब भी x3 0 है। और x3 की वैल्यू जब भी 1 है, तो वो देखेगा कि 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर कहेगा कि लाइक 3 आउट ऑफ 5। तो ऑब्वियसली ये वाली जो रेशियो है वो इस वाली रेशियो से बेहतर है, तो वो इस वाली को चूज करेगा, क्योंकि इसके अंदर जो लेफ्ट वाला नोड बन रहा है ना, ये वाला,
वो ज़्यादा प्योर है। तो जबकि इसको अगर ये शुरू में x1 को चूज़ कर लेता और बाद में x2 और x3 को देखता तो उसको ज़्यादा सिंपल ट्री मिल जाना था। लेकिन अब ये पहले पूछेगा जी कि x3 क्या है, उसके बाद जाएगा कि x1 क्या है, फिर नीचे जाएगा और ज़्यादा इसके अंदर नोड्स बन जाएंगे इस तरह से, क्योंकि इसने कुछ अननेसेसरी सवाल शुरू में पूछ लिए। जो ज़्यादा ज़रूरी था अगर वो पहले पूछता तो इसका ट्री छोटा बन जाता। तो ये होराइजन इफेक्ट है और ये सारे ही एल्गोरिथम्स के साथ मसला है। तो अब कुछ इसलिए हम पोस्ट प्रोनिंग करते हैं और प्री प्रोनिंग करते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है। अब ensemble मेथड्स हैं। ensemble मेथड्स जो हैं उसके अंदर बेसिकली आपको पहले वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ के बारे में डिटेल में थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, अब ये टॉपिक ना मैं अपनी दोस्त के साथ पढ़ रहा था और तब जाके ना मुझे ना थोड़ा सा थोड़ी सी लाइक रियलिटी शिफ्ट हुई थी कि भाई मुझे तो लगता था कि वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ मैंने जब भी पढ़ा ना, मुझे ये बताया गया है कि देखो यार ये अगर इस तरह से है ना, ये अगर आपके पास यूं है आपकी एक्चुअल लाइन और आप कहते हो इस तरह से है तो ये अंडरफिट हो गया है, और अगर आप थोड़ा इस तरह से ज़्यादा ही ऐसे ऐसे हो जाते हो तो आप ओवरफिट हो गए हो कि यार डेटा सेट के अंदर एक आध पॉइंट ऐसा था तो मैं उसको भी केटर कर लूँ, तो आप एक्चुअल पैटर्न को नहीं देख पाए। ये तो हमें पता चल गया कि यार ओवरफिटिंग क्या होती है, अंडरफिटिंग क्या होती है, तो मिड वन से ही पता, ठीक है। अ, इसके अंदर एक्चुअली थोड़ी सी और चीज़ें आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा हम देखना। ओ भाई ये क्या हो गया, ओ भाई व्हाट द हेल ही, ओ अच्छा कूल, खैर ठीक है। तो वेरिएंस बायस इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, लेकिन यूजुअली इनका आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। मैंने तो इनको अपने दिमाग में डिफाइन ही किया हुआ था कि ये ऑपोजिट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। तो आपने ये डायग्राम शायद देखी होगी कहीं, हमारे स्लाइड्स के अंदर टॉप लेफ्ट पे थी जो मैम ने 0.5 सेकंड के लिए पुल अप की थी। अम, ये जो है ना डायग्राम, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करिए फॉर अ सिंगल पॉइंट। मतलब अगर आपके पास जैसे ये एक रिग्रेशन की एग्जांपल थे फॉर अ सिंगल पॉइंट एक्स नॉट, कोई भी रैंडम एक्स के लिए, कोई भी रैंडम इनपुट के लिए, बस एक इनपुट मैंने फिक्स कर ली है, इस इनपुट के ऊपर मेरा मॉडल क्या आउटपुट देगा ट्रेन ऑन डिफरेंट डेटा सेट्स। तो अगर आपके पास एक बड़ा सा डेटा सेट है, आप उसके एक हिस्से के ऊपर ट्रेन कराओ, फिर एक और हिस्से पे ट्रेन कराओ, आप इतने वाले हिस्से के पहले लो, फिर उसके बाद एक और मॉडल ट्रेन करो उसी सारी सेटिंग के साथ, लेकिन उसको ट्रेनिंग डेटा इस बार ये वाला दो, फिर एक और मॉडल बनाओ जिसको आप ट्रेनिंग डेटा ये वाला दो। मॉडल आप वही रख रहे हो, मतलब आपने अगर न्यूरल नेट था उतनी हिडन लेयर्स रखी हैं, वही एक्टिवेशंस रखी हैं। अगर आपके पास लिनियर रिग्रेशन थी तो आपने बस उसके अंदर कोई इतने वेरिएबल्स हैं नहीं, आपने वही बस मॉडल चूज़ किया हुआ है, खुद ही ग्रेडियंट डिसेंट होती है उस डेटा सेट के ऊपर, वो फिट होता है। तो अब वो आपको आंसर्स ऑब्वियसली डिफरेंट देंगे क्योंकि वो डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर हुए हैं। तो हो सकता है एक आपको ये पॉइंट दे, एक आपको ये पॉइंट दे, तो एक आपको कुछ इस तरह की लाइन बना के दे रहा होगा, एक थोड़ी सी ऊपर को बना के दे रहा होगा, एक कहीं दरमियान की बना के दे रहा होगा, ठीक है। तो कितना वेरी करता है ये इस एक पॉइंट के ऊपर, इसकी रेंज जो है ये वेरिएंस है, ठीक है, कि मल्टीपल डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन हुआ हुआ वही मॉडल कितना वेरी करता है अपनी प्रिडिक्शंस के ऊपर बेस्ड ऑन जस्ट डेटा सेट के अंदर एक आध रो ऊपर नीचे होने से, ठीक है। ये वेरिएंस है। जबकि बायस है एक्चुअल जो डेटा सेट के पॉइंट्स हैं उनके साथ, अगर एक्चुअल जो हाइपोथेटिकल बेस्ट लाइन है, तो आपके पास अगर इस रेंज में जितने भी एक्चुअल पॉइंट्स थे ना उनकी एवरेज निकाल लो, कहो कि यार वो यहाँ पे आ रही है। मैं उसको एक डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ कि लाइक एक्चुअल जो आना चाहिए था ना एक हाइपोथेटिकली परफेक्ट मॉडल का, वो ये आंसर आना चाहिए था, उसके साथ जो डिस्टेंस है ना इनका वो बायस है। तो इनका स्प्रेड रिलेटिव टू ईच अदर वेरिएंस है, और जो एवरेज डिस्टेंस है इसके इन पॉइंट्स का इस आइडियल पॉइंट के साथ वो बायस है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें ये लो बायस लो वेरिएंस वाला चार्ट, तो आप देख सकते हो जब लो बायस है और लो वेरिएंस है, नॉट वेरी स्प्रेड आउट, और सारा कुछ बिल्कुल पॉइंट पे है, मतलब लाल पे ही आ रहा है। लेकिन अगर आप लो बायस और हाई वेरिएंस करो, सेंटर तो इसका रेडी है लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, डेटा सेट के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है, मॉडल तो वही है। लेकिन अगर आप डिफरेंट, अभी आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप आपने अपनी रिग्रेशन की वो असाइनमेंट की थी, डेटा सेट ना भी चेंज हो, लेट्स से डेटा सेट वही है,
शुरू में वेट्स डिफरेंट थे तो उसकी वजह से आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे थे। आपने अपनी असाइनमेंट प्रॉब्ली किया होगा कि ओह मैंने जब 10वीं बार रन किया तो मेरी एक्यूरेसी फाइनली 65% पे आ ही गई, वरना वो 0.64 पे आ रही थी। तो मतलब इस तरह की चीज़ें आपने भी ऑब्जर्व की होंगी कि कुछ चीज़ें बस रैंडम एरर होती हैं, और वो रैंडमाइजेशन वो उस मॉडल के अंदर कितनी वेरिएंस है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हाई बायस और लो वेरिएंस को अगर हम देखें, उसके अंदर ये है कि मोर और लेस सारे मॉडल्स एक ही जगह पे कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल आंसर से काफ़ी दूर हैं। तो ये हाई बायस होता है। तो ये हाई बायस बुरा बुरा होता है। मैं तो कहता हूँ यार हाई बायस ठीक है यार, ज़्यादा जनरलाइजेबल होता है हाई बायस, यही है इसका मतलब। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हाई बायस और हाई वेरिएंस का क्या मतलब है, वो यही है कि स्प्रेड भी ज़्यादा है। तो सबसे बुरा मॉडल होता है हाई बायस हाई वेरिएंस, और सबसे परफेक्ट किस्म का मॉडल होता है लो बायस और लो वेरिएंस वाला। तो ये एक स्पेसिफिक मॉडल के लिए नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर के लिए एक मेजर है, वेरिएंस और बायस। तो होपफुली अब आपको वेरिएंस बायस समझ आ गई होगी। और जो हम बात कर रहे होते हैं कि मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है, तो मैं आईबीएम का एक आर्टिकल पढ़ा था, उसी से मैंने फोटोज वगैरह लिए। तो उसके अंदर भी उन्होंने एक काफ़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई थी, शायद मुझे नज़र आ जाए। नहीं 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 मिस कराओ, ठीक है। मिस कराओ फिर कभी। अच्छा, चलो मैं खुद ही बना देता हूँ यार, बड़ा सिंपल है। आपके पास अगर एक्चुअल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूं है कि ये एक पॉइंट है, 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 और इस तरह से ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपका डेटा है, ठीक है। अब आपका आपकी जो आइडियल डिसीजन लाइन होगी ना, वो रिग्रेशन लाइन होगी ना, वो प्रॉब्ली कुछ इस तरह से होगी, है ना। अब एक बंदा होता है, वो कहता है यार मैं आपको बताता हूँ यार इसका बड़ा अच्छा हल है, वो ये कर जाता है, ठीक है। एक और बंदा आता है, वो कहता है यार मेरे ओ ये तो इसको डिटेल का पता ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये वाले पॉइंट्स भी कवर हो रहे हैं, ये भी सारा कवर हो रहा है, ये देखें ये देखें, ओहो हो क्या बात है भाई मेरी, इस तरह से कर जाता है। तो ये हमें क्लासिकली पता चल ही रहा है कि हाई वाइस और हाई वेरिएंस है, लेकिन क्यों है अब आप बता सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई रैंडम आर्बिट्रेरी पॉइंट लेता हूँ एक्स नॉट, ऑब्वियसली आप इस तरह से हर पॉइंट के लिए एवरेज करोगे रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद, फिर आप ओवरऑल कोई क्लेम कर सकोगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर देखें तो ये जो है ये चीज़ डेटा सेट के ट्रेडिंग पॉइंट्स के ऊपर फिट हो रही है, क्योंकि ये मॉडल कॉम्प्लेक्स है। अगर आपका मॉडल ही इतना सिंपल है कि वो बना ही खाली एक लाइन सकता है, तो उसके अंदर वेरिएंस का इतना मसला नहीं आएगा, ठीक है। तो मॉडल सिंप्लिसिटी भी मैटर करती है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि अगर आपका मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, वो नेचुरली फिर आपके डेटा सेट की नॉइज़ को भी कैप्चर करेगा, ठीक है। तो अगर डेटा सेट का ये वाला हिस्सा उसको दिया जाता तो वो इसके ऊपर फिट करने बैठ जाता, वो ऐसे ऐसे बनाता, और ये कंप्लीटली डिफरेंट है। सेटिंग्स उसने वही रखी हुई है, लेकिन डेटा सेट का कुछ और पार्टीशन उसको मिल गई है, जिसकी वजह से उसने कंप्लीटली कोई और रैंडम शेड बना दिया इस तरह से। तो ये जो दो एक ही पैरामीटर के साथ रन हुए हैं, इनके बीच में वेरिएंस ज़्यादा है, तो इसलिए एक हाई वेरिएंस मॉडल है। वरना स्क्विगली लाइंस जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वेरिएंस ज़्यादा है। तो मुझे रैंडम फॉरेस्ट की भी डिसीजन ट्री दिखा रहा था, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा काफ़ी पर्टिकुलर से, लाइक पाकिस्तान के मैप आँख की तरह इस तरह की लाइनें लगी हुई थी। ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब है कि हाई वेरिएंस है, यूजुअली होता है, क्योंकि अगर ये इस तरह की लाइनें आ रही है इसका मतलब का मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो बहुत ज़्यादा डिटेल को देख रहा है। और अगर ज़्यादा डिटेल को देख रहे हैं तो वो यकीनन आपके ट्रेनिंग सेट के ऊपर भी नॉइजली डिटेल्स को भी कैप्चर करना शुरू हो जाएगा। तो ये हम कुछ बातें कर रहे होते थे, तो होपफुली अब वेरिएंस बाय ट्रेड ऑफ आपको कंप्लीटली समझ आ गई। तो लेकिन अगर फिर भी नहीं आई, ये आपके सामने मजीद कुछ एग्जांपल्स हैं मॉडल्स की। तो अगर आप एक हाई बायस और लो वेरिएंस मॉडल की बात करो ना, तो वो एक ऐसी चीज़ है जो कंसिस्टेंट है लेकिन हमेशा ही गलत आंसर देती है। मतलब कोई ऐसा मॉडल जिसकी सेटिंग्स ऐसी हुई है, थ्रेशोल्ड कोई बहुत ज़्यादा सेट हुआ हुआ है, कोई प्रिडिक्टर है, लेट्स से कोई बेजियन है या कुछ भी है, उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी की बेसिस के ऊपर आपने यस नो में कन्वर्ट करना है ना, आपने थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा रख दिया हुआ है, तो आप हमेशा ही नो कही जा रहे हो। तो वो भी आप कह सकते हो कि एक हाई बायस और लो वेरिएंस मॉडल है, मतलब वो उस पॉइंट को उस तरह से लर्न ही नहीं कर रहा, और लेकिन उसके अंदर मॉडल टू मॉडल वेरिएबिलिटी बहुत कम है। अब हाई बायस और हाई वेरिएंस मॉडल की भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। वो यही है कि जो मॉडल आपने आज तक ज़िंदगी में बनाया है, ठीक है,
उसके बाद लो बायस लो वेरिएंस मॉडल, आई थिंक होपफुली आपको समझ आ गई है एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे हम अब आते हैं ensemble मेथड्स के ऊपर और ये किस तरह से इनको इम्प्रूव करता है। तो ensemble मेथड्स बेसिकली ये आइडिया है कि अब आपको मैं कहता हूँ यार एक ना क्लासीफायर बनाओ, आप बड़े AML पढ़ते फिरते हो, तो थोड़ा सा मुझे बताओ आपने क्या सीखा है, आप एक क्लासीफायर तो बना के दो। तो आप कहते हो यार मैं न्यूरल नेट भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं डिसीजन ट्री भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं कौन सा यूज़ करूँ। तो आप कहते हो यार मैं ना सारे यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर ना मैं वोटिंग करा लूँगा। तो इसके अंदर अभी हमने देखा था डिसीजन ट्री की कुछ लिमिटेशंस हैं, रिग्रेशन की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके अलावा क्या नाम है अपना, न्यूरल नेट्स की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो हो मेरा लाइक आइडिया ये है कि होपफुली मेजोरिटी वोट इस तरह का होगा कि वो दूसरे जो बकाया की शॉर्टकमिंग्स होंगी वो थोड़ी सी ओवरशैडो हो जाएंगी और एग्रीगेट में आपको आंसर हमेशा सही मिलेगा। तो ये एक हेटेरोजेनस किस्म का ensemble मॉडल है। जो हम इस कोर्स में ज़्यादा पढ़ रहे हैं ना वो होमोजेनस किस्म के हैं। तो होमोजेनस के अंदर ये होता है कि अंडरलाइंग जो प्रोग्राम है, अंडरलाइंग जो आर्किटेक्चर है वो सेम है। तो अभी हम डिसीजन ट्रीज के अंदर रैंडम फॉरेस्ट वगैरह देखेंगे तो वो होमोजेनस है। तो अब जो हम आगे बातें करने हैं वो ये वाली हैं, लेकिन ensemble मेथड ज़रूरी नहीं है कि होमोजेनस हो, हेटेरोजेनस भी हो सकते हैं और इनके अपने अपने यूज़ केसेस हैं। हेटेरोजेनस आप तब यूज़ करोगे जो आपको पता है कि इनकी कुछ लिमिटेशंस और आप चाह रहे हो कि एक दूसरे की लिमिटेशंस कवर अप हो जाए। होमोजेनस आप यूज़ करोगे वेरिएंस बायस ट्रेड ऑफ वगैरह को थोड़ा सा सर्कमवेंट करने के लिए। ठीक है। तो होमोजेनस ensembles के अंदर जो कुछ थ्योरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये बैगिंग के पीछे थ्योरी है। आपके पास अगर एक हाई वेरिएंस मॉडल है लेकिन उसकी बायस बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि वो सारे मॉडल सच्चाई के करीब करीब ही हैं, लेकिन वो कोई भी बंदा लाइक इस तरह से नहीं है कि हमेशा बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। लेकिन जब आप सबके मीन को देखो ना तो वो ऑन एवरेज सही ही जगह पे जा रहे होते हैं ये सारे मॉडल्स। तो हम चाह रहे हैं कि हम उतने ही मॉडल्स बनाएं और उन सब की एवरेज ले लें और फिर हमें सही आंसर मिलेगा। तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा मॉडल्स बना लोगे ना तो इनकी बाद में एवरेज लोगे तो आपको अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आंसर ही मिलेगा। अगर आपके पास आपको पता है कि एक हाई वेरिएंस और लो बायस मॉडल है तो आप उसकी इस तरह से रेप्लिकास बना के डिफरेंट डेटा सेट्स के ऊपर ट्रेन करा सकते हो और आपको फिर ये वेरिएंस रिडक्शन हो जाएगी खुद ही। तो ये इसके पीछे थ्योरी है। तो अब डेटा सेट आएंगे कहाँ से? डेटा सेट तो एक ही है मेरे पास। अब मैं डेटा सेट को छोटे छोटे हिस्सों में करूंगा तो सारे ही गंदे हो जाएंगे। तो उनके हाई वेरिएंस हो भी जाए तो वो ओवरफिट हुए होंगे उसके ऊपर। उसको तो दुनिया का पता ही कुछ नहीं है क्योंकि उसने एक छोटा सा बस डेटा सेट देखा है, जबकि काफ़ी ज़्यादा और भी केसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका एक हल है बूटस्ट्रैपिंग। तो बूटस्ट्रैपिंग में ये है कि जैसे कि आपके पास एक डेटा सेट है ना जिसके अंदर ये 5 रोज हैं। आप चाहे जितने मर्जी डेटा सेट बनाना चाहो ना आप इसे बना सकते हो। आप चाहो आप इससे 100 बना लो, आप चाहो आप इससे खाली 2 बना लो और इसके अंदर खाली एक ही प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा। आपने पहले बताना है कि आपने इन सब डेटा सेट्स की रोज कितनी रखनी है। मैंने फिक्स कर लिया कि 4 रखनी है और आपने बता दिया कितने रखना है। तो 4 रोज वाले मैं 2 डेटा सेट बनाना चाहता हूँ इससे। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है। आप पहला डेटा सेट शुरू करते हो और आप इसके अंदर से ना बारी बारी देखते हो कि यार अच्छा मैं ये पिक कर सकता हूँ, मैं ये पिक कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इनमें से कोई रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हो एक रो और वो आप कॉपी पेस्ट कर देते हो यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे 220 वाली रो कॉपी पेस्ट हो गई। अब वो दूसरे पे आएगा, दूसरे के अंदर फिर से वो रैंडमली इधर देखेगा और वो फिर से कुछ कॉपी पेस्ट कर देगा। अब जरूरी नहीं है कि ये डुप्लीकेट्स ना लाए, इसके अंदर डुप्लीकेट्स भी आ जाते हैं। ठीक है। तो ये इसके अंदर एक मसला है कि डुप्लीकेट्स आ जाते होते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 220 वाली रो इसके अंदर शुरू में भी और आखिर में भी आ रही है ऊपर वाले बूटस्ट्रैप पे। तो लेकिन इन प्रैक्टिस दिस मेथड इज इनफ और इससे कोई इतना खास मसला नहीं होता। तो ये थोड़ी सी लाइक जो ओ एक्चुअली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहता है कि आपके रैंडम वेरिएबल्स आइडेंटिकली इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, जबकि अगर आपके डेटा सेट ऐसे होगा तो नहीं होगा। नो वन केयर्स। ठीक है। ये फिर भी अच्छा मेथड है, इट्स गुड इनफ और ये हमारी रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स वगैरह को दिमाग में रखते हुए काफ़ी अच्छी चीज़ें बना के प्रूव कर चुका है कि ये एक अच्छा मेथड है, चाहे ये मैथ से थोड़ा सा हट के भी जा रहे हो जिसकी एक कंस्ट्रेंट थी। नो वन केयर्स। ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे है बैगिंग। बैगिंग लिटरली बस यही है कि आप बूटस्ट्रैप करते हो और क्लासिफायर ट्रेन करते हो और बस यही है।
तो आप ज़्यादा से स्ट्रॉन्ग लर्नर्स ले लेते हो और आप क्लासीफायर्स बना लेते हो और एवरेज लेते हो और बात खत्म। तो ये बैकिंग है, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इसके अंदर हमें कुछ फ़ायदे होते हैं। ये आउट ऑफ बैग एरर का आइडिया है। तो अब अगर आपके पास ओरिजिनल सेट था ए बी सी डी, ठीक है, आपके पास 3 आपने मॉडल्स ट्रेन करने थे, आपने 3 बार बूटस्ट्रैपिंग की है। तो ये आपके पास एक बूटस्ट्रैप डेटा सेट जो आया उसके अंदर 2 ए के रेप्लिकास आ गए, 2 सी के रेप्लिकास आ गए, क्योंकि रैंडमली चूज हुए थे। दूसरे वाले के अंदर सारे ही आ गए, कोई रेप्लिका नहीं है, क्योंकि रैंडमली कोई ऑर्डर नहीं है, बस रैंडमली चुक के बस डाली गए। एक और है जिसके अंदर डी के 3 रेप्लिकास आ गए। तो अब इन सब मॉडल्स के ना अपने अपने आउट ऑफ बैग सेट्स हैं। मतलब आपके पास ओरिजिनल डेटा सेट में कुछ एग्जिस्ट करते होंगे जो मॉडल 1 ने नहीं कभी देखे, कुछ होंगे जो कभी मॉडल 2 ने नहीं देखे, कुछ होंगे जो मॉडल 3 ने नहीं देखे, ठीक है। तो ये जो है ना, त, 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 इस केस के अंदर तो बैग टू काइंड लकी है, उसने सारा कुछ देखा हुआ है, लेकिन हम इसलिए कोशिश करते हैं कि लाइक थोड़ा सा इसको छोटा कर दे अपने ओरिजिनल डेटा सेट के साथ, ताकि गारंटी हो कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ बैग हो। और फिर हम ये करते हैं कि हम आउट ऑफ बैग एरर कैलकुलेट करते हैं। अब आउट ऑफ बैग एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बस सारे मॉडल, आप एक त, 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 आप पहली रो पकड़ोगे अपने डेटा सेट की, पेशेंट ए। फिर आप अपने सारे मॉडल्स देखोगे, आप देखोगे कौन कौन सा मॉडल है जिसके अंदर ये नई ट्रेनिंग सेट में था। इस केस में तो पेशेंट ए सब में था, तो आप उसको इग्नोर करते हो। फिर आप पेशेंट बी देखते हो, आप देखते हो कौन कौन सा मॉडल था जो पेशेंट बी के ऊपर ट्रेन नहीं हुआ था। तो बैग 1 और बैग 3 दोनों ही ने आज तक पेशेंट बी नहीं देखा। तो आप ये करोगे कि आप एक छोटे ensemble के साथ वही चीज़ करोगे। मतलब आपने जो मॉडल्स जोड़ के आपने सारी इनपुट दे के वोटिंग करानी थी ना, अब आप वोटिंग के अंदर 2 को नहीं बीच में हिस्सा लोगे, खाली 1 और 3 के बीच में एवरेज निकालो। तो इनका जो एवरेज रिजल्ट होएगा ना, ये आपका आउट ऑफ बैग एरर होएगा फॉर दिस सैंपल। और आप ये तमाम सैंपल्स के लिए करोगे, तो आपको जो एंड पे मिलेगा ना, वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है मेजर करने का कि ये इसके अंदर एरर कितना, ठीक है। तो आप खाली उन मॉडल्स को यूज़ करके वोटिंग करवाओगे जिन्होंने नहीं देखा हुआ। अब इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, डेटा कोई नहीं ज़ाया होता, ठीक है, आउट ऑफ बैग एवेल्यूएशन हो जाती है, वो आउट ऑफ बैग एरर से एवेल्यूएशन हो जाती है। उसके अलावा आपके पास अगर सारे मॉडल्स डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, तो आपको पता चल रहा है कि आपका मॉडल अनसर्टेन कितना है। मतलब अगर अभी भी वेरिएंस आपसे महसूस हो रही है, तो आप बता सकते हो कि यार इस वाले सैंपल के ऊपर ना मेरा मॉडल ना थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है, मतलब काइंड ऑफ 50-50 है। तो फिर आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो कि ये जो मेरा करंट ensemble मॉडल है वो कंफ्यूज स्टेट में है, मतलब बहुत अनसर्टेन है, कुछ लोग इधर को खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर को खींच रहे हैं। उसके अलावा ये है कि फॉर लार्ज इनफ अमाउंट ऑफ क्लासिफायर्स वी सक्सेसफुली रिड्यूस वेरिएंस। तो वो जो ये वाली बात थी, वो सक्सेसफुली हम कर पाते हैं कि इनका एवरेज रिजल्ट है, तो आप हमेशा भी कंसिस्टेंटली आप एक लो बायस और लो वेरिएंस मॉडल बना रहे होते हैं, क्योंकि लो बायस तो पहले का था, हमने बस लो वेरिएंस भी कर दिए। तो इस तरह से आप परफेक्ट मॉडल की तरफ आ रहे हो। तो ये बातें हो गई। अब सबसे पॉपुलर जो एल्गोरिदम आता है बैकिंग के अंदर, वो रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम है। रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम के अंदर बस एक चीज़ देखने वाली है, बकाया सारी जो भी बैकिंग के बारे में आती है सारी वही है। तो पहला हिस्सा तो वही है कि डेटा सेट आपने बूटस्ट्रैप कर लिए, एम जितने भी आपके क्लासिफायर्स होते हैं हमने बूटस्ट्रैप कर लिए। उसके बाद आपने हर मॉडल के लिए ना, आपने ना स्क्वायर रूट ऑफ डी यूजुअली रखी जाती है इसकी वैल्यू, लेकिन कोई इंटीजर है, आपके पास अगर फीचर्स हैं 5, आप उनमें से खाली 3 को देखोगे। आपके आप इतना रिड्यूस डेटा सेट की बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग करवाओगे। तो हो सकता है इसको X1 X3 और X4 मिला हो इस मॉडल को, और फिर वो खाली इसी के ऊपर ट्रेन हुआ हो। तो नेचुरली ना ये वाला मॉडल दूसरे मॉडल से डिफरेंट चीज़ों पे फोकस करेगा, क्योंकि इसको तो इनपुट के अंदर वो दिखा ही नहीं रहेगा। ये हम करते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा और इंश्योर हो कि ये सारे डिफरेंट किस्म के रिजल्ट हैं, क्योंकि जितने वो डिफरेंट होंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए, ठीक है। तो हो सकता है ये X1 और X2 और X3 की बेसिस के ऊपर प्रोडिक्शन कर रहा है। तो आप इस तरह से ना सैम्पलिंग करते हो एट्रीब्यूट्स की हर मॉडल के लिए, कि खाली के फीचर्स वो देख सकता, बकाया नहीं देख सकता। अगर आपके पास X7 तक था, ये खाली 1, 3 और 4 को देख रहे हैं, बकाया सबको देख ही नहीं रहा। तो इसके अंदर खुद ही फीचर सिलेक्शन भी हो जाती है और इस तरह से भी हो जाता है। तो और आप फिर इनको ना फुली ग्रो करने देते हो, जितने कॉम्प्लिकेटेड बनने हैं बनने दो,
ओवरफिट भी हो जाते हैं, होने दो, कोई मसला नहीं है, बाद में आपने एवरेज ही लेनी है तो आपकी लो वेरियंस रिजल्ट आ जाए। तो ये रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम है, दैट्स इट। तो रैंडम फॉरेस्ट इज़ वेरी गुड एट वेरियंस रिडक्शन, और ये नॉइज़ को भी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है, ठीक है। तो जो पैटर्न थोड़े से ब्रेक हो रहे थे, जो हम पहले बात कर रहे थे, ये उससे बेहतर है उन मसलों से। ये इसीलिए लाइक गो टू एल्गोरिदम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत अच्छा है। वी ग्लेज द हेल आउट ऑफ रैंडम फॉरेस्ट फॉर रियल। तो रोबस्ट टू रेलेवेंट फीचर्स, ये वही बात है, क्योंकि आपको थोड़ी सी फीचर सिलेक्शन कर रहे होते हो। एंड हाँ, तो बूस्टिंग अगला है टॉपिक। बूस्टिंग होता है बायस रिडक्शन के लिए, ठीक है। बायस रिडक्शन हम करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली अगर कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं आपके डेटा सेट के अंदर, जिसके ऊपर आपके सारे मॉडल्स जिस भी तरह के डेटा सेट की के ऊपर ट्रेन हुए होंगे ना, वो हमेशा ना डिफरेंट ही वो सारे गलत ही आंसर दे रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंटली गलत बिहेवियर हुआ। तो उन मुश्किल पॉइंट्स को याद मतलब लर्न करवाने के लिए ना, हम उनको प्रायोरिटी थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं। तो यही बूस्टिंग होती है कि आप उनकी प्रायोरिटी बूस्ट कर रहे हो। तो इसके अंदर आपके पास फिर वीक लर्नर्स होते हैं, मतलब जो बायस्ड होते हैं, और आप उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लर्नर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो इन अ सेंस, ठीक है। तो ये एक बायस रिडक्शन टेक्निक है। तो मेरा गला सूख गया, मैं पानी पी रहा हूँ। ओके, तो अब हमारा आखिरी एल्गोरिथम है यहाँ पे, वो है एडा बूस्ट। तो एडा बूस्ट जो है, उसके अंदर जो मैं पहले बात कर रहा था कि जो मिस क्लासीफाई हो जाते हैं, अगली बार उनको ज़्यादा वेट मिल जाता है, ये वही चीज़ है। तो आप सबसे पहले ना सबके अंदर सबको मतलब वेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, सारे बराबर हैं, ठीक है। आप एक मॉडल ट्रेन करते हो और देखते हो हर सैंपल के ऊपर कितना कितना वो गलत था, ठीक है। उसकी बेसिस के ऊपर ना आप अपना निकालते हो कि आपके मॉडल की इम्पोर्टेंस कितनी है। मतलब अगर आपका मॉडल ऐसा है जो ऑन एवरेज ज़्यादा वेट वालों को सही क्लासिफाई कर रहा है, तो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट लर्नर है ये, ठीक है। इस ensemble में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन अगर ऐसा है जो रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट रोल्स को जो पहले दूसरे लर्नर्स भी देख चुके हैं, उन्हीं को बार बार फिर से ट्रेन करके उन्हीं को सही क्लासिफाई, और जो पहले के गलत थे उन्हीं को फिर से गलत कर रहा है, तो ये काइंड ऑफ अनइम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो हम उस मॉडल को भी ना इम्पोर्टेंस कम देते हैं। तो इसके अंदर कॉन्सेप्ट आ गया कि अब आप मॉडल के जो वोट्स है ना वो अनइवन हो गए हैं, तो अब आप मॉडल्स के भी वोट के ऊपर वेट डाल रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद यही है कि आप फिर सारे सैम्पल्स के वेट्स अपडेट करते हो कि अच्छा इस वाले ने ये क्लासीफाई गलत किया था वगैरह, और फिर आप नॉर्मलाइज कर देते हो कि सबके वेट्स वन पे आ जाएं, वेट्स का सम वन हो जाए, और आप ये रिपीट करते जाते हो जब तक आपके एम क्लासीफायर नहीं बन जाता। और इसके अंदर हमारी होप ये होती है कि अगर कोई एक बंदा था ना जिसने कुछ मिस किया है, अगली बार वो वाले बंदा उसकी गलती पकड़ ले, और उससे अगला बंदा उसकी गलती पकड़ ले, और यही चेंज चलती जाए। तो इसके लिए जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं, एरर हम निकालते हैं सम ऑफ वेट्स के साथ, और इम्पॉर्टेंस ऑफ अ मॉडल हम निकालते हैं यू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय एरर, ठीक है। वेटेड एक्यूरेसी या वेटेड एरर जो भी आपने कहना है, ठीक है। तो ये 1 - एरर बेसिकली आपको बता रहे हैं कितना वेट है टोटल जितना आपने सही क्लासीफाई किया था, और डिवाइड बाय एरर, तो बस वो रेशियो निकल गई, और फिर आप उसका नेचुरल लॉग ले रहे हो और बस कर रहे हो, ठीक है। अब वेट अपडेशन के लिए जो रूल है ना वो है, वेट को आपने मल्टीप्लाई कर देना है यूलर्स नंबर टू द पावर ऑफ अल्फा के साथ, अगर मिस क्लासीफाई हो जाए। और अगर पहले का सही क्लासिफाइड आपने किया है तो आप माइनस अल्फा के साथ कर रहे हो। तो व्हाट डज दिस मीन? तो अ, अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, एरर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने सारा कुछ गलत क्लासिफाई किया है, तो आपका फिर अ, वैसे वो तो कभी होगा नहीं, ये डिवीजन बाय ज़ीरो हो जाएगी, इसलिए हम प्लस एप्सिलॉन करते हैं, वो डिटेल्स ज़्यादा हो रही हैं। हम कहते हैं आपका बड़ा अच्छा मॉडल है, आपकी ना 90% एक्यूरेसी है, खाली 10% है जिसके अंदर आपका एरर आ रहा है। तो न्यूमरेटर में ना इसके जो नेचुरल लॉग है वो होगा 0.9, और डिनोमिनेटर में होगा 0.1, ठीक है। तो अगर आपका बहुत अच्छा जा रहा है ना सीन, तो ये हो जाएगा 0.9/0.1। आई डोंट नो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, तो इसका नेचुरल लॉग ले लोगे, तो आप लॉग
एक सेकेंड, मैथ डॉट इम्पोर्ट मैथ डॉट ln आई थिंक, बाय डिफॉल्ट यूजर्स नंबर, मुझे नहीं पता ई कैसे आता है, खैर जो भी। मैं अपने फिजिकल कैलकुलेटर पे कर लूँ या क्या करूँ? ओह यहाँ पे भी ये भी होता है, ये लो। हाँ, तो 0.9 डिवाइड बाय 0.1 जो है वो आपको 9 दे देगा, फिर आप इसका नेचुरल लॉग लोगे तो आपको ये मिलेगा, फिर आप उसको 2 से डिवाइड करो। ये आपको बता रहा है कि आपके इस, क्योंकि आपका बड़ा अच्छा था, आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है ऑफ 1, ठीक है। लेकिन लेट्स से आपका बड़ा गंदा मॉडल था, तो आपको लेट्स से उल्टा कर देते हैं, हम कहते हैं कि आपके आप 90% टाइम गलत थे, तो आपकी इंपॉर्टेंस कम होनी चाहिए ना, तो इसीलिए आपको हम कहते हैं कि 0.1 डिवाइड बाय 0.9 नेचुरल लॉग डिवाइड बाय 2, तो अब आपकी नेगेटिव इंपॉर्टेंस है, आपका उल्टा किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ है इसके अंदर लेटेस्ट टाइम, ठीक है, कि आपको नेगेटिव इंपॉर्टेंस मिल रही है। उसके अलावा ये वैसे बहुत रेयर है, ये यूजुअली होगा नहीं, आपके मॉडल्स इस कभी इतने भी गंदे नहीं होंगे कि आपको नेगेटिव इंपॉर्टेंस असाइन हो रही होगी, लेकिन ये भी चीज़ है। और ये ऑब्वियसली वेटेड एरर है, मतलब जो सैम्पल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज़्यादा वेटेज दी जा रही है इस एरर कैलकुलेशन के अंदर, तो एक्चुअल बस ये नहीं है नंबर ऑफ रोज करेक्टली क्लासिफाइड। तो ये हमने कुछ बात कर ली है। अब अगर हम इसको वापस ले जाएं, ये जो वेट अपडेशन रूल है इसके ऊपर, तो होपफुली यूलर्स नंबर मिल जाए। यार एक सेकंड, मैंने यहाँ पे कुछ किया था, एक काम करते हैं, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वेट मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा हाँ ठीक है। इसको मैं रेस करता हूँ टू लाइक 1, क्योंकि हमारा जो अच्छा वाला क्लासिफायर था उसका अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रही थी ना इंपॉर्टेंस, तो अगर मैं ये करूँगा मुझे लिटरली यूलर्स नंबर मिल रहा है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो विद योर करंट वेट, तो आपका वेट जो है बढ़ रहा है, क्योंकि आपका मॉडल इंपॉर्टेंट है और आपने मिस क्लासीफाई किया। लेकिन अगर आपका मॉडल अनइम्पॉर्टेंट है, लेट्स से नेगेटिव इंपॉर्टेंस रखता है, और आपने मिस क्लासीफाई किया है, तो वो आपको वेट अपडेशन के अंदर कोई इतना नहीं कह रहा कि यार इसको केटर करोगे, आपको पता ही है कि वो नेगेटिव के थ्रू भी हो ही जाना है। तो ये इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स थी इसके मैथ की, लेकिन ये बस थ्योरी वाली चीज़ें हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर अगर ये होगा तो क्या होगा, और तो तो करेक्टली क्लासिफाइड के अंदर हम इसके अंदर नेगेटिव इंपॉर्टेंस खुद डाल देते हैं कि ओ ये तो, अगर मेरे एक ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मॉडल इसको सही क्लासिफाई कर रहा है, अगली बार इसको कम वेटेज दो, तो इसलिए हमने अपनी मॉडल की इंपॉर्टेंस का इन्वर्स से एक्सपोनेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर करेक्टली क्लासिफाई कर। तो ये इसके पीछे थोड़ी सी थ्योरी थी। अब हम इसके एक एग्जांपल करते हैं, तो होपफुली आपको साथ साथ फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो ये वही एग्जांपल है जो सर हमाद ने वो लाइक वो पता नहीं क्या टूवर्ड्स डेटा साइंस नाम की वेबसाइट है उधर से चुकी हुई है, उधर कोड भी सारा लिखा हुआ है इस पूरी एग्जांपल का। ये वही चीज़ है, ये वही है ह्यूमिडिटी वगैरह वाली, ये जो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि वेदर क्या है, टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, विंड की डायरेक्शन क्या है, और क्या आपने टेनिस खेलना है या नहीं खेलना, ठीक है। ये वही प्ले टेनिस वाली एग्जांपल है। तो इन्होंने बस उस कैटेगोरिकल वेरिएबल को ना वन हॉट इनकोड किया हुआ है, तो आपकी सारी फीचर्स ही न्यूमेरिकल बन गए हुए हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपकी न्यूमेरिकल फीचर्स आपको यूज़ करना ही काट पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इसके अंदर जो एडा बूस्ट की जो एग्जांपल है इसके अंदर हम ट्रीज इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसके अंदर हमें कार्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की थी, वो ये है कि दीज आर यूजुअली ओनली ट्री स्टम्प्स। अब ट्री स्टम्प्स ये होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक स्प्लिट करें और कुछ भी ना करें, मतलब एक बस डिसीजन ले रही हैं और कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो स्पॉयलर्स, अच्छा ठीक है। तो अब हम ना शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 क्या था हमारा? स्टेप 1 था इनिशियलाइज सैम्पल वेट्स एज वेट इक्वल्स 1/n। तो ये तो उन्होंने बस थोड़ा सा समझाया हुआ है मॉडल के बारे में, कि देखो ये आपके पास मल्टीपल ट्रीज होंगे, 50 ट्रीज हैं, ठीक है। उन सबको कुछ इंपॉर्टेंसेस दी होंगी और उसकी बेसिस के ऊपर उनका वेटेड सम लेके इन्फ्रेंस होएगी। इस तरह से हम करते हैं, ये एडाबूस्ट क्लासिफायर है। तो सबसे पहला जो स्टेप था इसको अचीव करने के लिए हम इधर आना चाह रहे हैं ना, तो सबसे पहला स्टेप है सारे वेट्स इनिशियलाइज कर दो। आपकी डेटा सेट के अंदर जितने भी ट्रेनिंग सेट के अंदर चीज़ें हैं उन सबको 1/n का वेट दे दो ताकि सम वेट 1 हो, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अभी शुरू में हमने सबको इक्वल वेट दे दिया और हमने इसको ट्रेन करना शुरू कर दिया। तो ये बस वही है, इन्होंने वो जीनी लिया हुआ है 1 - p² - p - स्क्वायर
तो ये जीनी इम्प्योरिटी निकाल लिया, उसके बाद उन्होंने न्यूमेरिकल फीचर थी तो कंपेयर करना है ना अभी इन्होंने डिफरेंट कॉलम्स के साथ, तो वो वन बाय वन इन सब के स्प्लिट्स के लिए जीनी रिडक्शन देखेंगे कितनी आ रही है। तो इन्होंने ये सबसे पहले सनी के लिए देख लिया जीनी रिडक्शन कितनी आ रही है, जीनी इम्प्योरिटी निकाली है, फिर उन्होंने वेटेड एवरेज लिए जीनी की दोनों स्प्लिट्स के लिए, फिर उन्होंने डेल्टा जीनी निकाल लिया है, फिर उनको पता चल गया कि अच्छा अगर मैं ये स्प्लिट करूँगा मुझे कितना फ़ायदा होगा। उसके बाद उन्होंने ये चीज़ सबके लिए कैलकुलेट की है। उन्होंने ऑब्वियसली वो दिखाया नहीं बिकॉज दैट्स रिटार्डेड। तो उन्होंने सबके लिए प्योरिटी रिडक्शन कैलकुलेट किया और उन्होंने देखा कि ओ ओके जो रेनी है ना उसके लिए सबसे ज़्यादा आ रही है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स। तो आपका जो पहला है ना ट्री या ट्री स्टम्प वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्शन दे रहा होगा बेस्ड ऑन दिस वन स्प्लिट, वो सबके ऊपर नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक के ऊपर कर रहा है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपका ये जो ऑरेंज में आपके नेगेटिव सैंपल्स हैं, ये जो ब्लू में आपके पॉजिटिव सैंपल्स हैं, तो आप देख सकते हो कि जब भी बारिश हो रही होती है ना तो वो कहेगा कि हाँ आप नहीं खेल सकते और समथिंग, ठीक है। और जब भी आई गेस मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ, पता नहीं, खैर जो भी है। तो बस डेटा सेट के लिए ऐसे फिट कर दिए और ट्रेनिंग के बाद हमने अब ट्रेन हो गया, क्या करना था वापस थोड़ा आता है एडा बूस्ट के अंदर, हम तो ट्रेनिंग के अंदर थोड़ा लूज हो गया ना। ट्रेन द फर्स्ट वीक लर्नर वो हमने कर लिया, हमें पता है कि बस एक उसकी बेसिस पे ट्रेन करना है, फिर हमने एरर देखना है। तो अब हम देखेंगे किन किन को मिस क्लासीफाई कर रहा है, ठीक है। तो मिस क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है ये रहा, हाँ। तो आप अगर देखो ट्रेनिंग सेट के ऊपर इसको लगा के, तो ये वाली कुछ रोज है जिसके ऊपर इसने गलत दिया था, तो इन सब के लिए आप इनके वेट्स को सम कर दोगे। तो इन्होंने वही किया जो हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, सम ऑफ वेट्स। तो ये आपको एरर पता चल गया, इन्होंने इसको एरर रेट का नाम दिया, ये एरर ही है। तो हो सकता है कि आप कहीं और एरर रेट लिखा, देखो एरर रेट एरर एक ही बात है, ठीक है। तो उसके बाद यही है कि इन्होंने वेट्स अपडेट करने थे। अच्छा नहीं, उससे पहले इंपॉर्टेंस भी तो देनी थी मॉडल को, कहाँ गई? तो एक सेकंड, ये रही। हाँ, सबसे पहले मॉडल को इंपॉर्टेंस देनी है। ये स्टेप 4 और 5 उन्होंने एक ही ग्राफिक में किया हुआ है। तो जैसे ही उन्होंने एरर कैलकुलेट किया ना, उन्होंने साथ ही अल्फा 1 कैलकुलेट कर दिया कि इस मॉडल की इतनी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद फिर वो अगले मॉडल की ट्रेनिंग की तरफ कुछ गए हैं और वो उन्होंने वैसे ही किया हुआ है कि ओल्ड को एक्सपेरिशिएट कर दिया विद अल्फा, वो अल्फा अल्फा वाली टर्म जो है वो वही है, एल एन एरर वाली शिट, वो जो पूरा लंबा सा फॉर्मूला था यहाँ पे, कहाँ पे गया ये वाला फॉर्मूला, ये वाला दरम्यान में जो, इस फॉर्मूले के तहत उसने इंपॉर्टेंस असाइन कर दी है। तो ये आपके मॉडल को इंपॉर्टेंस मिली है और उसके बाद अब वो वेट्स को नॉर्मलाइज करने जा रहा है। अब एक चीज़ आप नोट करोगे, वेट्स अपडेट कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहा है, लेकिन एक चीज़ इसके अंदर है करेक्टली क्लासिफाइड का नहीं इसने वेट चेंज किया। हमें तो मैम ने जो स्लाइड्स दी हुई और बताया हुआ है उसके अंदर हमें कहा हुआ है कि करेक्टली क्लासिफाइड का वेट चेंज करना है, ठीक है। इसने नहीं किया, अगर हम करते तो ये 0.0397 वाली वैल्यू आती इस रूल के तहत, ठीक है। देखो मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अच्छा और फिर नॉर्मलाइजेशन भी ऑब्वियसली फिर डिफरेंट होती है क्योंकि आप इन सब का सम लेके फिर डिवाइड करते हो उस सम के साथ। तो ये क्या चल रहा है, क्या क्या ये गलत है? मतलब क्या सर हमाद ने भी गलत पढ़ा है, क्या वेबसाइट पे भी गलत लिखा है, क्या मैम गलत कह रही हैं? एक्चुअली ये है कि ये जो सारा कुछ है ना, एक सिंप्लीफिकेशन है। एक्चुअल वेट अपडेशन रूल थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए उसकी डिटेल्स में कोई नहीं जाता और ये हमारे कोर्स के स्कोप से बाहर है। लेकिन जो आपको पता होना चाहिए ना वो ये है कि मैम का तरीका इज बेटर, ठीक है, बट इट डजेंट मैटर दैट मच, ठीक है। मतलब मैम का तरीका कर लो अच्छी बात है, मतलब ये 0.0397 डाल दो अच्छी बात है, आपको मैं लाइक एक स्टार देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन इट डजेंट रियली मैटर दैट मच क्योंकि रिजल्ट्स मोर और लेस सेम आएंगे, ठीक है। तो मुझे ये समझ आई है, ये विकिपीडिया से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो ठीक है, तो ये एक मुझे चीज़ इसके अंदर नोटेबल लगी थी, मैंने ये डिस्कस करनी थी। वरना बस यही है कि ये जो स्टेप्स थे ये बंदे को पता होने चाहिए। एरर इंपॉर्टेंस वेट अपडेशन, एरर इंपॉर्टेंस वेट अपडेशन, बस यही अब होता जाएगा। तो ये हमने पहले मॉडल को ट्रेन कर लिया, अब हम इटरेशन 2 पे चलता है। इटरेशन 2 के अंदर अब वेट्स डिफरेंट असाइन हो गए हैं, ठीक है, अब सबके वेट्स बराबर नहीं है। तो अब वो वेटेड फिर से उसको ले रहा है
वेटेड प्रोबेबिलिटी, ब्ला 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 ब्ला, जीनी इम्प्योरिटी निकाल दी वेटेड, और उसके बाद उसने सब के लिए गेन निकाला है, या फिर इम्प्योरिटी रिडक्शन या जीनी रिडक्शन निकाली है। और इस बार जो हाईएस्ट है ना, वो आ रहा है ये फ़ारेनहाइट 84 से ज़्यादा या कम है, ये वाला स्प्लिट ज़्यादा आ गया। तो अब आप अगर इसके ऊपर देखो तो ये कुछ चीज़ें करेक्टली क्लासिफाई करेगा, कुछ चीज़ें गलत करेगा। तो इसने ये जो 4 सैंपल्स हैं ये करेक्टली क्लासिफाई नहीं किए, तो अब इनकी वेटेज ज़्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना था, हमने मॉडल का एरर निकालना था और इंपॉर्टेंस असाइन करनी थी, फिर हम वेट चेंज करते हैं। तो ट्रेनिंग, इन्फ्रेंस, एरर, इंपॉर्टेंस, वेट अपडेशन। तो आगे वेट अपडेशन इन्होंने सारा कुछ एक ही फेज में करके दिखा दिए। तो बस ये यूं ही चलता जाएगा। तो अब ये आएंगे कैसे सवाल, होपफुली यार इसके अंदर इतना कुछ समझने वाला नहीं है, बस यही चीज़ें हैं। अगर आपको ये पता है कुछ इतना भी अनअचीवेबल नहीं होगा कि यार हो ही ना पाए, बाद में चेकिंग का अपने वो बाद में देखेंगे लम्हा, चेकिंग तो होने ही नहीं अच्छी, वो मान लेते हैं। अच्छा, कंक्लूजन ऑन एडा बूस्ट, ठीक है। तो एडा बूस्ट क्या है, क्या बुरी चीज़ें क्या अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहली जो एक बुरी चीज़ है इसके बारे में, आप इसको पैरेलली ट्रेन नहीं कर सकते, आपको पिछले वाले का इंतजार करना पड़ेगा। पिछला वाला वेट अपडेट करेगा तो अगला वाला उसके ऊपर होगा। ये नहीं है कि आप एक कंप्यूटर पे अलग कर रहे हो, आप पैरेलली ट्रेन कर रहे हो मल्टीपल चीज़, जैसे आप पहले कर सकते थे। तो ये किसका एक नुकसान है। रैंडम फॉरेस्ट में आप कर सकते थे, इसमें आप नहीं कर सकते। उसके अलावा ये है कि ये बायस रिडक्शन कर लेता है अच्छी तरह से, उसका यही काम है मेजर। तो आपको जब बायस का मसला हो तो आप ये यूज़ करो, जब वेरिएंस का मसला हो तो आप रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करो। उसके अलावा ये है कि स्टम्प्स आर सिंपल, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा वेरिएंस भी नहीं आती। तो टिपिकली इससे होता ही है कि बायस के साथ साथ वेरिएंस भी कम ही आती है। तो ये भी मोर और लेस एक आपको परफेक्ट मॉडल की तरफ ही, जिस तरह से रैंडम फॉरेस्ट था उसी तरह से लेस बायस एंड लेस वेरिएंस की तरफ लेके जा रहा हूँ। उसके बाद ये है कि इट इज़ फ्रैजाइल टू नॉइज एंड आउटलायर्स, ठीक है। बेसिकली पिछला वाला जो था ना रैंडम फॉरेस्ट, इट वाज गुड एट हैंडलिंग नॉइज, जबकि ये नहीं है। क्योंकि इसके अंदर कोई एक चीज़ गलत होती है ना, तो वो उसको अगली बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देता है, फिर अगली बार कोई वो सही करेगा, बकाया सारा कुछ गलत हो जाएगा, तो वो इसी काम में लगा रहता है और ऊपर नीचे होता जाता है। आगे ग्रेडियंट बूस्ट था, वो भी एक बूस्टिंग टेक्निक है, लेकिन वो सर हमाद ने नहीं पढ़ाई भी, वो इंक्लूडेड नहीं है। खाली हमारी मैम ने जिक्र किया था। अच्छी बात है, वैसे हमारी मैम काफ़ी बार अच्छी चीज़ें भी पढ़ा देती हैं। मतलब मैं बिना वजह लाइक लार्प कर रहा होता हूँ कि ओ यार हमारी मैम का ये है वगैरह, लेकिन ऑनेस्टली वो हम मैंने जब सर हमाद की स्लाइड्स देखी ना, उसके बाद मुझे थोड़ा सा ना महसूस होना शुरू हुआ कि हमारी मैम इतनी बुरी नहीं है। खैर, पैरामेट्रिक क्लासीफायर्स, पैरामेट्रिक क्लासीफायर्स और नॉन पैरामेट्रिक क्लासीफायर्स आखिरी एक थ्योरी की अहमी शुगल में पार्ट है। वो यही है कि पैरामीटर्स अगर आपके मॉडल के फिक्स्ड हैं, डेटा सेट के ऊपर नहीं रिलाई करते, तो फिर आपका क्लासीफायर पैरामेट्रिक है। इसकी एग्जांपल डी ट्रीज है, मतलब डिसीजन ट्रीज। और अगर उल्टा सीन है तो मतलब अगर आपका पैरामीटर्स की क्वांटिटी वगैरह स्केल कर रही है आपके सैम्पल्स वगैरह के साथ, या इस तरह की कोई चीज़ें हैं, तो वो अब वो के नियरेस्ट नेबर्स वगैरह की एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास पूरा डेटा सेट ही हमेशा पड़ा होता है, तो वही आपके सारे पैरामीटर्स हैं। तो ये नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक क्लासिफायर्स हैं। ये बस इतना ही था। अब जहाँ तक बात न्यूरल नेट्स की है, यार मैं चाह रहा हूँ कि ना मतलब इंसानों की तरह डिटेल में वो भी करूँ, लेकिन रात के 11 बज गए हैं, तो मुझे पता था कि अगर मैं स्लाइड्स पहले ये वाली पूरी करता तो डिसीजन ट्रीज वाला मेजर टॉपिक ना आता। अब इसके अंदर तो हैं यही बातें, लेकिन मैंने इसको बनाने में 10 घंटे लगा देने, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा साइड क्वेस्ट में दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू हो जाने हैं। तो इसीलिए ये पहले आई है। होपफुली सुबह तक ये भी आ जाए, मैं तो जागा रहूँगा। तो गुड लक, टाइप शर्ट।